तो स्टेट के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि राज्य जो है उस शब्दावली का हिस्ट्री क्या है कि जो टर्म यूज किया गया है स्टेट, उस स्टेट टर्म को पहले किस तरह से यूज किया गया। दो संदर्भ हमने देखे, भारतीय संदर्भ और वेस्टर्न दुनिया का संदर्भ। जहाँ पहली बार प्लेटो के द्वारा दार्शनिक चिंतक है उन्होंने रिपब्लिक का वर्ड का यूज किया गया है, और यहाँ जब प्लेटो के द्वारा या सुकरात के द्वारा, अरस्तु के द्वारा इस टर्म का यूज किया गया, उसी के समानांतर भारत में भी यहाँ राज्य शब्द का प्रयोग किया गया। दोनों ही संदर्भ में स्किलर का ये कहना है कि जब हम राज्य शब्द के बारे में पढ़ते हैं या अन्य किसी सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह टर्म जो आज से 2500 साल पहले यूज किया गया, उस टर्म का जो मतलब 2500 साल पहले था वह आज नहीं है। इसका मतलब स्किलर ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी हम पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल हिस्टोरियन है, राजनीतिक चिंतन के इतिहासकार, उनका ये कहना है कि हमें उस काल में जाना होगा जिस काल के बारे में पढ़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम राज्य को पढ़ना चाहते हैं तो उस समय जो राज्य है, उस समय का राज्य क्या है? उस समय का राज्य आधुनिक राष्ट्र राज्य नहीं है। उस समय का जो राज्य है वह राजा का क्या है? पर्यायवाची है। उस समय का जो राज्य है वह किसका पर्यायवाची है? राजपद का पर्यायवाची है। इसका मतलब उस समय राज्य व्यक्तिक होता है, पर्सनल होता है, परंतु इस समय राज्य पर्सनल नहीं है, इम्पर्सनल है, अव्यक्तिक है। ठीक ऐसे ही जब हम प्लेटो तक चलते हैं, सुकरात तक चलते हैं, अरिस्टोटल तक चलते हैं, वहां तक दिखाई देता है। इसके भी ठीक आगे अगर आप पढ़ोगे, भारत में मुगल कालीन सत्ता है उस समय तक, अथवा यूरोप महाद्वीप में जब मैंने जिक्र किया कि राज्य की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ स्टेट का फर्स्ट यूजर कौन था? निकोलो मैकियावेली था। मैकियावेली ने पहली बार राष्ट्र राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेशन इज डिफरेंट और स्टेट इज डिफरेंट, दोनों अलग अलग है। लेकिन स्किनर कहता है कि मैकियावेली ने जब स्टेट शब्द का यूज किया, नेशनल स्टेट शब्द का, तब भी मैकियावेली क्या चाहता था? मैकियावेली का ये कहना था स्टेट ऑफ प्रिंस। किसका राज्य? प्रिंस, जो राजकुमार है उसका राज्य। इसका मतलब मैकियावेली ने जिस नेशन स्टेट का वर्ड का यूज किया वह मॉडर्न नेशन स्टेट से भिन्न था। वह ये जरूर था, वह चाहता था कि बिखरे हुए जो राज्य हैं, उन बिखरे हुए नेदर्स के राज्य को, वेल्स के राज्यों को एक करके, सिसिली के राज्यों को एक करके अखंड इटली का निर्माण किया जाए। जो 5 इटली के छोटे छोटे टुकड़े थे, उन 5 को एक करके वे राष्ट्रवाद की भावना को उग्र करना चाहता था और इटली का निर्माण करना चाहता था। जब हम गार्नर तक पहुंचते हैं तो गार्नर जो पहला विचारक है, जॉर्ज विल्हेल्म गार्नर, गार्नर ने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस। याद रखना आपको, 1910 में गार्नर ने लिखा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस, राजनीति का परिचय, राजनीति विज्ञान का परिचय। एक जो दूसरी उत्कृति जो मैं आपको आज दिखाऊंगा वह 1928 में उन्होंने लिखा पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, राजनीति विज्ञान और सरकार। जबकि गार्नर ने डिफाइन कर दिया कि मैक्स वेबर राज्य के 3 तत्व बता रहा है, वो स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब मैक्स वेबर ने कितने तत्व बताए? 3 तत्व बताए हैं। वो मार्क्सिस्ट स्कॉलर है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट है। यहाँ पर गार्नर ने कहा 4 तत्व है। जो प्रभु सत्ता है वो भी शामिल है, और वो प्रभु सत्ता वेस्टफेलिया की संधि से इमर्ज होकर आती है। वेस्टफेलिया की संधि भी आपको लिखाऊंगा। वेस्टफेलिया की संधि जो 24 अक्टूबर 1648 ईस्वी को यूरोप की मुख्य शक्तियों के बीच की गई। शांति समझौता किया गया। जो डच था, स्पेन था, उसमें पिछले 80 सालों से युद्ध हो रहा था, और जो जर्मन था, रोमन एम्पायर था, 30 सालों से युद्ध हो रहा था। तो इसको पीस ऑफ ट्रीटी भी कहा जाता है, शांति की संधि कहते हैं। पहली बार दुनिया में जो मॉडर्न स्टेट उभर कर आया, यहाँ तो मैं क्या यूज किया, उभर कर जो रिकॉर्ड में आया वह 17वीं शताब्दी में आया, स्टेट नाम के इंस्टीट्यूशन। क्योंकि इसके बाद ये कहा गया कि जो राज्य होंगे वो संप्रभु राज्य होंगे। इसी वेस्टफेलिया संधि को वापस यहाँ डिफाइन करते हुए गार्नर कह रहा है कि जब संप्रभु राज्य उस समय बन गए। क्यों बन गए? भाई चर्च का पतन हो गया, चर्च की शक्तियां कमजोर हो गई, राज्य की शक्तियां बढ़ गई। अब चर्च का पतन होने का राजा क्या हो गया? शक्तिशाली हो गया। और यहाँ तक कि जब फ्रांस जैसे पहला राष्ट्र राज्य था, फ्रांस दुनिया का जो नेशन स्टेट है पहला, जब फ्रांस की हम बात करते हैं, जहाँ 1789 में क्रांति हुई तो लुई 16वें के खिलाफ, उससे पहले एक लुईस 14वां हुआ करता था। उस लुई 14वें ने ये डिक्लेयर किया सबके सामने, आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड आर लॉज। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। ये 2-3 बार पूछ लिया गया। कोटेशन किसका है? लुई 16वें का नहीं, लुई 14वें का कोटेशन है। क्रांति होती है वो अलग है। यहाँ लुई 14वें ने ये कहा
कि जब चर्च का पतन हो गया, फ्रांस की 3 सत्ताएं थी, उनका अंत हो गया। इन्हीं 3 सत्ताओं को 1952 में अल्फ्रेड सोबी ने यूज किया। थर्ड वर्ल्ड जो कंसेप्ट है वो अल्फ्रेड सोबी ने दिया फ्रांस की सत्ता से, कि 3 सत्ताएं फ्रांस में इन राजाओं के समय काम करती थी। जैसे मैंने सामंत बताया, पादरी बताया चर्च के, और एक राजा। तीनों सत्ताएं हैं। जनता की जो समूह होता है, इन तीनों सत्ताओं को उसने थर्ड वर्ल्ड अलग कॉन्सेप्ट में यूज किया। वो इकोनॉमिक दुनिया का कॉन्सेप्ट है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में जब लुई 14वें ने ये कहा तो इसका मतलब था कि राजा ही राज्य है। इसके लिए ये कहना चाह रहा है कि जब ये यूज करते हैं तो राजा ही राज्य, इसका मतलब राज्य किसका है? राजा का है। परंतु आज किसी एक व्यक्ति का राज्य नहीं है। जब जवाहरलाल नेहरू था तो भारत राज्य था, और जब नरेंद्र मोदी है तो भी भारत राज्य है। नेहरू के जाने से राज्य खत्म नहीं हुआ, या जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई अक्टूबर 1984 में 31 अक्टूबर को, तो पूरे देश में एक पूरी थ्योरी बनी हुई थी, नोशन बना हुआ था, व्हाट हैपेंड, अब क्या होगा। ये तो घटित हो गया है, और व्हाट विल बी हैपन, अब इंदिरा ही भारत और भारत ही इंदिरा है। जो इंदिरा गांधी है, जो आयरन लेडी है, जिसने पिछले इतने सालों से शासन किया, 67 से लेकर 77-80 को छोड़कर 84 तक उसने शासन किया, और इतना सब कुछ भारत में बदलाव भी उसने किया। तो अगर इंदिरा गांधी मर गई तो अब भारत का क्या होगा? परंतु भारत इंदिरा गांधी का नहीं था। भारत क्या है? राज्य है, इम्प्रेशनल स्टेट है। इसलिए इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भी भारत जिंदा रहा, और आज भी भारत क्या है? रन कर रहा है। न केवल भारत, अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने दुनिया के राज्य हैं, उस तरह से पाकिस्तान है, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी में आया, डेमोक्रेसी डिक्लाइन भी करके गया, परंतु पाकिस्तान का अंत नहीं हुआ है। इसका अंत स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उसका अंत नहीं हुआ। चाइना है, उसका अंत नहीं हुआ। नॉर्थ कोरिया, उसका अंत नहीं हुआ। पैलेस्टाइन, भले उसको स्टेट के रूप में मान्यता नहीं मिली, लेकिन फिलिस्तीन का अंत अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अब जो संगठन आपको दिखाई देता है वह संगठन अवैयक्तिक संगठन है। पहली बार थॉमस हॉब्स ने कहा था कि राज्य व्यक्ति का नहीं है, व्यक्तियों ने समझौते से क्या बनाया है? राज्य बनाया है। तो राज्य एक मशीन है, और ये मशीन ऐसे चलती है, जो व्यक्ति बदलता जाता है तो मशीन रहेगी हमेशा, व्यक्ति चेंज होता रहेगा। इसको डिफाइन किया गया। तो अब आप आगे लिखो नेक्स्ट स्लाइड में। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट 1928, गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट 1928 के अंतर्गत मैक्स वेबर की अपेक्षा राज्य के चारों तत्वों का समर्थन किया है। मैक्स वेबर की अपेक्षा राज्य के चारों तत्वों का समर्थन किया है। इसी के साथ इस पुस्तक में गार्नर ने कहा कि राज्य का आदि और अंत, इसी के साथ इस पुस्तक में गार्नर ने कहा कि राज्य का आदि और अंत राज्य के साथ होता है। अंडरलाइन कर देना इसको। राज्य का आदि और अंत, दोनों शब्दों को अंडरलाइन कर दो। आदि और अंत राज्य के साथ होता है। यहाँ पर गार्नर ने राज्य और सरकार दोनों को, अंडरलाइन कर दो, राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु स्वीकार किया है।
यहाँ पर गार्डनर ने राज्य और सरकार दोनों को राजनीति विज्ञान की मुख्य विषय वस्तु स्वीकार किया है। देखिए आपके स्कूल व्याख्याता में प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से किस विद्वान ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य और सरकार दोनों को माना है। तो ये ध्यान रखोगे, कहने का मतलब है डेफिनेशन आपको पता, डेफिनेशन पूछी गई है एक बार कि किस विचारक ने कहा कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत या राज्य के साथ होता है, यानी राजनीति विज्ञान शुरू भी राज्य से होती है और राजनीति विज्ञान विषय का अंत भी राज्य पर होता है। ये बात सही है क्योंकि मैंने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताया स्टेट का कि वह राज्य उस समय भी था जब मोनार्क था, उसका मीनिंग अलग था, और वह राज्य आज भी है जब हम 22वीं शताब्दी में खड़े हैं तो भी वह राज्य है। उस समय राज्य राजा का हुआ करता था, राजा की पहचान हुआ करती थी, राजमुकुट पहचान थी, और आज राज्य पहचान नहीं है, जो व्यक्ति है उसकी व्यक्तिगत पहचान नहीं, राज्य की वजह से उसकी पहचान है। अगर कोई अमेरिका का राष्ट्रपति जॉन बाइडेन है तो बाइडेन की पहचान बाइडेन के लिए नहीं है, इसलिए है क्योंकि अमेरिका का क्या है, राष्ट्रपति है। परंतु पहले राजा से उसकी पहचान थी। भारत की पहचान मुगलों से थी, भारत से नहीं थी, क्योंकि कौन शासन कर रहा है, कौन ऑपरेट करता है, सम्राट अशोक की जो पहचान है वो भारत से नहीं है, सम्राट अशोक के नाम से भारत की पहचान है। जो व्यक्ति था भरत नाम के राजा से नाम भारत की पहचान है। इसका मतलब है कि वहां पर्सनल हुआ करता था, यहाँ इम्पर्सनल हो गया है। इसलिए दूसरा जो पूछा गया कि गवर्नर क्या राज्य की बात करता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्य, गवर्नर कहता है राज्य अमूर्त संस्था है जबकि सरकार एक मूर्त संस्था है, क्योंकि सरकार में लोग होते हैं, सरकार को आप पहचान सकते हो। जैसे अशोक स्तंभ, ये क्या है, सिंबल ऑफ द गवर्नमेंट है, लेकिन अशोक स्तंभ किसका प्रतीक है, भारत सरकार का प्रतीक है, और जो हर कोई व्यक्ति इसको धारण नहीं कर सकता, जो धारण करता है वो इस राज्य का क्या है, हिस्सेदार है, चाहे आईपीएस हो, चाहे और पदाधिकारी हो, राजनेता हो, जो भी इसको होल्ड करेगा वह राज्य के माध्यम से है। ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका का कोई सैनिक है उसके कंधे पर है ना अशोक स्तंभ लगा हुआ है, ऐसा संभव नहीं है, उसके लिए दूसरी पहचान लगी हुई है। तो राज्य से व्यक्ति की क्या है, पहचान हो रही है। अब जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी है उसमें राज्य है, इसका मतलब है कि राज्य के बिना हमारी जिंदगी चल ही नहीं सकती। और इसकी वजह तो यहाँ तक कह रहा है कि राज्य हो सकता है, आपको ऐसा लगता हो, जो लियोन ट्रॉट्स्की के कथन को करते हुए हॉकिंस की क्रिस्टोफर हॉकिंस कह रहा है, हो सकता है कि आपकी रुचि राज्य में नहीं हो। मान लो अपनी रुचि ने मुझे कोई लेना देना नहीं, जैसे कई गांव में वोट, मेरे को वोट से कोई लेना देना नहीं, ना तो मोदी बोरी डालने आता है और ना कोई है ना राहुल गांधी हमारे घर पर गेहूं की बोरी डालने आता है। ठीक है, हॉकिंस कह रहा है ये बात सही है, ऐसा ये मुमकिन है कि लोग राज्य में रुचि नहीं रखें, लेकिन यह नामुमकिन है कि राज्य आप में रुचि नहीं रखे। हो सकता है आप राज्य में रुचि नहीं लो, लेकिन स्टीफन कह रहा है कि राज्य की आप में रुचि है। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कर क्या रहे हो दिन भर, ये आपकी रुचि नहीं कि राज्य क्या कर रहा है। आपने नहीं पूछा किसी से, पुलिस वाले किसी ने नहीं पूछा, लेकिन राज्य की इसका मतलब पुलिस ये देख रही है आप क्या कर रहे हो, राज्य आपको वॉच कर रहा है। जन्म प्रमाण पत्र बनाया नहीं बनाया, तो आपको ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, कागज की कोई जरूरत नहीं, मैं चलूंगा, भारत निवासी हूँ मैं, पर पुलिस रोक कर पूछ सकती है आरसी कहाँ है भाई, लाइसेंस कहाँ है तेरा, आई कार्ड कहाँ है तेरा। तो आपकी रुचि तो नहीं थी, आपने नहीं बनाया, मान लो लाइसेंस आपने कहा नहीं बनाया साहब, मेरी रुचि नहीं थी, तो आप चला नहीं सकते, गाड़ी नहीं चला सकते अगर आपने नहीं बनाया तो। ऐसे होगा ना, जहाँ बैठे हो आप खड़े बताओ आप कौन हो, आपकी कौन हो, आपको दिखता नहीं आदमी हो, लेकिन राज्य की रुचि है कि आप हो, अगर भारत के हो तो भारत का कार्ड दिखाओ, और अगर अमेरिका के हो तो पासपोर्ट दिखाओ। तो कुछ कल भी मैं बता रहा था, कुछ दिनों पहले अमेरिका के सिटीजन को पकड़ा गया जिसकी वीजा टर्म खत्म हो गया था, उसको कहा भाई वेयर आर यू मिस्टर, तो मिस्टर तो अमेरिकन है ना, वो तो अमेरिकन है तो क्या करें, आपकी वीजा टाइम खत्म हो गया तो यहाँ क्या कर रहे हो, अमेरिका में होना चाहिए। तो राज्य है ना अमेरिका, भारत भी राज्य है, राज्य की रुचि है इसमें कि आप ऐसे क्यों घूम रहे हो। उसको पकड़ लिया गया, कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने 2 दिन की मोहलत दी कि इसको एयरपोर्ट पर छोड़ा जाए, 2 दिन में भारत को लीव इंडिया, भारत छोड़ दो, यहाँ नहीं रह सकते आप, अगर 2 दिन में नहीं जाएगा, भारत छोड़कर नहीं जाएगा तो तेरे को जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि जानवर ट्रीट किया जाएगा राज्य। इसका मतलब राज्य जो है वो रोजमर्रा के जीवन से जुड़ गया है, उस समय इतना नहीं था, लेकिन अब राज्य आपके अंदर आ गया है, तो राज्य की परिधि बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और राज्य नेशन स्टेट मॉडर्न आधुनिक राज्य है, इनमें क्या जैसा राज्य नहीं है, कौटिल्य जैसा राज्य नहीं है, एक 21वीं सदी और 22वीं शताब्दी का राज्य है। इसलिए गार्डनर कह रहा है कि राज्य, राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। राज्य अमूर्त है, सरकार मूर्त संस्था है, क्योंकि सरकार लोगों से बनती है, और लोग होना ही क्या है,
राज्य के 4 तत्वों में से एक है। राजनीतिक संगठन खुद होगा ही होगा। तो जो मैक्स वेबर है वह मार्क्सवादी विचारक भी है और जर्मनी का समाजशास्त्री भी और दार्शनिक चिंतक भी है। मैक्स वेबर का कहना है कि राज्य क्या है, राज्य के लिए जमीन होती है, मैक्स वेबर ये कह रहा है। फिर दूसरा कह रहा है कि राज्य के पास ताकत का प्रयोग करने का लाइसेंस होता है, शक्ति, वो कह रहा है शक्ति उसको कहा जाता है, और ऐसा लाइसेंस एक तरह का लेजिटिमेट मोनोपोली होती है, वैधानिक एकाधिकार हो, दूसरे को लाइसेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जिस जमीन पर लोग रहते हैं, लोगों की सहमति से लोगों के ऊपर ताकत का क्या करता है, प्रयोग करता है। इसलिए मैक्स वेबर कह रहा है कि राज्य की पुलिस होती है, राज्य की सेना होती है, और राज्य अधिकांश मामले जो ताकत से करता है, डर से करता है। काम, मान लो राज्य ने आदेश दिया कि मृत्युभोज प्रथा दंडनीय अपराध है, आप मानते हो? नहीं मानते। दहेज प्रथा दंडनीय अपराध है, क्या आप मानते हो? नहीं मानते। बालिका हत्या करना, भ्रूण हत्या करना अपराध है पीसीपी एनडीटी 1994 उससे पहले, क्या आप मानते हो? नहीं मानते। इसका मतलब क्या है, राज्य ने आदेश दिया, आप नहीं मानते ना। जब आप नहीं मानते तो राज्य क्या करता है, राज्य पुलिस को भेजता है, गिरफ्तार करो इसको। गिरफ्तारी तो करे, मान लो नकल की लोगों ने, नकल में क्या हो रहा, मान लो कोई पकड़े नहीं तो नकल कराते रहोगे आप, ये हो गया ना इसका मतलब। परंतु मैक्स वेबर कह रहा है राज्य के पास आपको डंडे से पीटने का अधिकार है, इसलिए वो डंडे से पिटाई कर सकता है, आपको मार सकता है, आपको जेल में बंद कर सकता है। पुलिस पीसी क्या है, पुलिस कस्टडी यही तो है। भले कोर्ट ने दी है तो कोर्ट भी क्या है, राज्य डेफिनेशन में तो नहीं आया, लेकिन कोर्ट ने कहा ना मारो इसको, कोई ऐसे कैसे कह सकता है। ये लाइसेंस है उसके पास पीटने का, पुलिस वाले ऐसे नहीं पीटते हैं। लाइसेंस है, कोर्ट ने कहा कि मारो इसको 8 दिन तक, मान लो पारास ने कहा कि 15 इस फरवरी तक रिमांड पर भेजा जाए, अब 15 फरवरी तक लट मारेंगे पुलिस वाले उसको, जिनको भी पकड़ा पिटाई करेंगे, महिला जो भी पुरुष जिसको पकड़ा पिटाई करेंगे। तो मैक्स वेबर कह रहा लाइसेंस है उसके पास, ऐसा लाइसेंस दूसरे के पास नहीं है। दूसरा अगर ऐसा लाइसेंस की कोशिश करता है तो राज्य इसको हड़प लेता है, जैसे राम रहीम ने किया, या कुछ मूवी में आपको देखा जनता की अदालत, देवा की अदालत लगती है, ऐसे नहीं होता। बाद में पकड़ लिया धर्मेंद्र सिंह देओल को कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि विवाद चुनाव का कानून आपने हाथ में क्यों लिया, और पुलिस वाले ले तो पुलिस राज्य है, राज्य को तो कानून हाथ में लेने की जरूरत ही है, राज्य तो ऐसा करता ही है। इसलिए मैक्स वेबर की बात को काउंटर करते हुए उसने कहा कि जिसको मैक्स वेबर ताकत कहता है वह एक्चुअली सुप्रीम पावर, सॉवरेंटी है। इसलिए प्रभु सत्ता भी होनी चाहिए और जनता भी होनी चाहिए, क्योंकि मैक्स वेबर कह रहा है जनता के बिना तो जमीन का क्या करेंगे, जमीन पर ताकत थोड़ी लगेगी, धूल में लट थोड़ा मारेगा राज्य, आदमियों को तो पिटेगा। इसलिए उसने 3 तत्वों का, मैक्स वेबर ने 4 कहा और मेरी पार्कर पोलेट ने 5 तत्वों की बात की। नेक्स्ट लाइन, राज्य आधुनिक संदर्भ में, राज्य आधुनिक संदर्भ में एक विशेष अर्थ रखता है। राज्य आधुनिक संदर्भ में एक विशेष अर्थ रखता है। इस राज्य का जन्म यूरोप महाद्वीप में हुआ है। इस राज्य का जन्म यूरोप महाद्वीप में हुआ है और यह राज्य, इस राज्य का जन्म यूरोप महाद्वीप में हुआ है और यह राज्य साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के माध्यम से, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के माध्यम से पूरी दुनिया में विस्तृत हुआ है या विस्तारित हुआ है, पूरी दुनिया में विस्तारित हुआ है। यद्यपि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में, यद्यपि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में राज्यों का विकास क्रम, यद्यपि दुनिया के अन्य क्षेत्रों में राज्यों का विकास क्रम यूरोप के राज्यों से भिन्न रहा है, यूरोप के राज्यों से भिन्न रहा है। तो इसका मतलब है कि जिसको आप आज मॉडर्न स्टेट या नेशन स्टेट कह रहे हो,
वह एक्चुअली उत्तरी यूरोप में उदित हुआ है। और यूरोप में उदित होने के पश्चात में पूरी दुनिया भर में कैसे फैला? यूरोप मैंने कहा है कि वह इंटेलेक्चुअल कॉन्टिनेंटल है, बौद्धिक महाद्वीप में पूरी दुनिया का। यूरोप में नेशन स्टेट का जन्म हुआ और यूरोप से ही पूरी दुनिया में राज्य फैला, जिसको नेशनलिज्म आप कहते हो, कंसेप्ट आएगा राष्ट्रवाद का, या जिसको नेशन राष्ट्र आप कहते हो। वह राष्ट्रवाद और राज्य पूरी दुनिया में यूरोप के द्वारा फैलाया गया। क्यों फैलाया गया? क्योंकि यूरोप ही दुनिया का वह कॉन्टिनेंटल या महाद्वीप है जिस महाद्वीप ने दुनिया पर क्या किया? राज किया। भारत कैसे इसके कब्जे में आया? वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल, यूरोप का देश है पुर्तगाल, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है, इधर फ्रांस है, इधर स्पेन है, यहाँ आपका पुर्तगाल है, ट्रायंगल बना के पुर्तगाल है, यहाँ आपका सिसिली द्वीप है, और यही आपका क्या है? यूनान है, भूमध्य सागर के ऊपर। तो यहाँ से डायरेक्ट था, एक तो एशियन मार्ग था, थलों पर आ जाता था, जो आपका यहाँ भारत से पाकिस्तान, इराक, ईरान और टर्की से यूनान, और यूनान से आपका ब्रिटेन, ऐसे चलता था ओटोमन साम्राज्य के माध्यम से, मकदूनिया के माध्यम से। दूसरा जो रास्ता था, आपको थोड़ा बहुत पता हो तो, दूसरा रास्ता अफ्रीका महाद्वीप के नीचे से थी, कैप ऑफ गुड होप, यहाँ से होकर निकला और वास्को डी गामा केरल के तट पर जमोरिन पहुंचा। और 20 मई 1498 को उसने भारत की खोज की। इसका मतलब भारत से यूरोप का समुद्री मार्ग से संपर्क हुआ। तो इस समय तक तो वहां पर उदय हो चुका है मैक्यावली का। और अब जब 1498 15वीं शताब्दी शुरू है तो यूरोप का पूरा व्यापार भारत से जुड़ गया है। ऐसा करने के बाद जैसे 1760 में औद्योगिक क्रांति हुई तो न केवल भारत का मतलब पूरा भारतवर्ष, जो आपका चीन का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, बांग्लादेश का क्षेत्र है, म्यांमार का क्षेत्र है, नेपाल, पूरा श्रीलंका, पूरा क्षेत्र, सुदूर भारत का क्षेत्र, भारतवर्ष का क्षेत्र, इसमें पूरा ब्रिटेन का व्यापार हो गया। न केवल यहाँ अपितु दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका, यूएसए जिसको कहते हो, ब्रिटेन का गुलाम था कभी। 1776 बोस्टन टी पार्टी आपने सुनी हो, तो वह गुलाम था और आजाद बाद में हुआ। 1789 में उसका संविधान बनाया गया। उससे पहले गुलाम था अमेरिका भी, तो सुप्रीम पावर है। कनाडा भी खुद गुलाम था। उत्तरी अमेरिका में दो बड़े देश मान लो, आधा उत्तरी अमेरिका तो कनाडा है और आधा उत्तरी अमेरिका यूएसए और मैक्सिको है। ये आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, वो भी गुलाम था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप गुलाम था। इधर जो ऑस्ट्रेलिया है वो तो वैसे ही गुलाम ही था, गुलामों का देश है, जिनको सजा दी जाती है ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। अफ्रीका महाद्वीप वैसे पूरा गुलाम है। तो बचा कौन उसके पास? यूरेशिया, जिसको कहते हैं यूरोप और एशिया, वो तो ऑलरेडी शामिल ही था उसमें। इधर रशिया को छोड़ दो, बाकी तो पूरा शामिल था। तो ऐसा करके यूरोप के माध्यम से जब उपनिवेशवाद पूरी दुनिया में फैला तो राज्य का ये जो शब्द है वो टर्म भी फैलता गया। इसलिए ये जो आप मॉडर्न स्टेट आज देख रहे हो, भारत जैसा राज्य, वह राज्य यूरोप का राज्य है। जब दूसरा महायुद्ध लड़ा गया, पहला युद्ध भी यूरोप में लड़ा गया, दूसरा युद्ध भी यूरोप में ही लड़ा गया। यूरोप के राज्य आपस में लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई हमारी तक पहुंची। भाई हम थोड़ी लड़ने गए थे उनसे, हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटेन यूरोप का देश था, यहाँ ब्रिटेन है, यहाँ आपका जर्मनी है, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र, ये लड़ रहे हैं। तो हम क्यों लड़े? हम तो यहाँ खड़े ना, बहुत दूर खड़े हैं, तो फिर भी हम लड़े, इस क्षेत्र से होकर लड़े, थलीय मार्ग से होकर लड़े। तो हमने लड़ाई की उसमें, तो लड़ाई में हम भी शामिल हो गए। और जब लड़ाई खत्म हो गई तब क्या हुआ? तब एटलांटा चार्ट 1944 में कहा कि हर जैसे व्यक्ति स्वतंत्र है वैसे राष्ट्र भी क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया, जो वेस्टफेलिया संधि में भी शुरू था। तो 1648 के बाद ये दोबारा 1944 में उभर कर आया। और इसलिए अमेरिका ने कहा कि ब्रिटेन अपने साम्राज्यवाद के कपड़ों को छोड़ दे, लबादे को हटाए, देशों को क्या करे? आजाद करे। इसलिए जो नवोदित या पोस्ट कॉलोनियल स्टेट है, नवोदित राज्य, उपनिवेशवाद के खत्म होने के बाद तो भारत को आजादी मिली, श्रीलंका को आजादी मिली, चीन को आजादी मिली। ये देश क्या हुए? धीरे धीरे आजाद हुए। आधुनिक दुनिया के 250 में से लगभग 150 देशों को आजादी मिली द्वितीय महायुद्ध के बाद। नामीबिया 1990 में स्वतंत्र होने वाला देश था ब्रिटिश गुलामी से। अभी भी कुछ देश ब्रिटेन के गुलाम है आज की तारीख में। तो इसका मतलब है कि ऐसे उनको आजादी मिली, तो आजादी के माध्यम से क्या है? नेशनल स्टेट इमर्ज होकर आया। क्योंकि भारत के लोगों ने कहा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद के कारण जब पढ़ोगे आप तो पाश्चात्य शिक्षा भी क्या है? इसका एक कारण है। 1857 की एक इसका कारण है, शोषण की नीति उसका एक कारण है, व्यापार की नीति उसका एक कारण है, भारतीयों को प्रशासन में सहयोग नहीं देना ये भी कारण है, उनके कच्चे माल का यूज करना, तैयार माल अधिक कीमतों पर बेचना, उद्योग धंधों को नष्ट करना, पत्रकारिता, ये सब क्या है? औद्योगिक राष्ट्रवाद के कारण थे, भारतीय राष्ट्रवाद के। तो हमने राष्ट्र की तो मांग की, कैसा राष्ट्र? इसलिए जब ये कहा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा पहली बार कि हमें स्वराज चाहिए। कैसा स्वराज? ऐसा स्वराज जिसमें शासन भारतीयों का हो। ये बात तो तभी यही वहीं से उभर कर आई है। और जब एन बेसेंट कह रही है कि सोए हुए भारतीयों को जगाना मेरा काम है,
वो भी होम रूल चाहती है। 1914 से 1917 तक होम रूल मूवमेंट चलाया गया, वो भी यही चाहती है। तिलक ने जो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार में से लेकर रहूंगा, किससे लोगे? यूरोप से लोगे ना, क्या लोगे आप? स्वराज लोगे। तो स्वराज क्या है? नेशनलिज्म है ना, कि भारतीयता की जो भावना, इंडियन जो आज हम बढ़ते हैं, राष्ट्रीयता की नागरिकता जो अपनी क्या है? इंडियन है। इंडियन क्या है? इंडियन एक भाववाचक संज्ञा है। भारत, ये जो भारत होने का अभिव्यक्ति देता है उसको भारतीय कहते हैं। पाकिस्तानी, भारतीय, रशियन, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है जो व्यक्ति को आइडेंटिटी देती है कि आप कौन हो। हु आर यू? आई एम इंडियन। आप सबसे पहले, अम्बेडकर कह रहा है सबसे पहले आप भारतीय हो। क्यों? पाकिस्तानी नहीं हो सकते, रशियन नहीं हो सकते, आप भारतीय हो। तो आप भारतीय हो, फिर आप हिंदू हो, मुसलमान हो, आपकी जाति है, आपका नाम है, तो हम सब भारत के लोग भाई बहन हैं, तो हम भारतीय हैं। ये क्या है? नेशनलिज्म का कंसेप्ट है जो भारत में बहुत देर के बाद उदय हुआ। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू होता है और 1947 में इस राष्ट्र को क्या मिल जाती है? आजादी मिल जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से उभर कर आया। अब नेक्स्ट है, देखो, राष्ट्र राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्य की प्रकृति, नेचर ऑफ द नेशन स्टेट। प्रकृति का क्या मतलब होता है बताओ इसी तरह। प्रकृति से आप क्या समझते हो? स्वभाव जो होता है ना, प्रकृति क्या है? राज्य की प्रकृति, इसमें दो प्रश्न आते ही रहते हैं हमेशा ध्यान में। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब स्वभाव है। स्वभाव को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? राष्ट्र राज्य कैसे हैं? अच्छे हैं, बुरे हैं, तानाशाही हैं, लोक कल्याणकारी हैं, समाजवादी हैं, साम्यवादी हैं, कैसे हैं? तो अच्छे हैं, बुरे हैं। इसका मतलब है कि प्रकृति, यहाँ हर विषय की अपनी प्रकृति होती है। राजनीति विज्ञान की प्रकृति क्या है? अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? व्यक्ति की स्वभाव क्या है? व्यक्ति की प्रकृति क्या है? तो चाहे व्यक्ति हो चाहे स्टेट हो, उसकी प्रकृति के यहाँ पर दो आधार होते हैं, उस व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब अगर हमें राज्य की प्रकृति को जानना है तो हमें ये जानना होगा कि कौन से फंक्शन को राज्य कर रहा है। तो राज्य कौन से कार्य कर रहा है? तो राज्य के कार्य का स्वरूप हो गया। अब व्यक्ति कौन से कार्य कर रहा है? व्यक्ति समाज सेवा के कार्य कर रहा है, अच्छी प्रकृति का है। भलाई का कार्य कर रहा है, अच्छी प्रकृति का है। चोरी का कार्य कर रहा है, नकल करने का कार्य कर रहा है, अपराध का कार्य कर रहा है, बुरी प्रकृति का है। मोटे रूप में देखें, ऐसे लोग जो समाज को सहन नहीं है, बुरे काम कर रहे हैं, राज्य के कानूनों का विरोध कर रहे हैं, वो क्या है? अपराधी हैं सारे, वो बुरे लोग हैं। उनका स्वभाव कैसा है? बुरा है। उनकी प्रकृति, नेचर कैसा है? उनका बुरा है, बैड नेचर है, क्रिमिनल। दूसरे ऐसे लोग जो राज्य के कानूनों का पालन कर रहे हैं, कंप्लायंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ कर रहे हैं, कानून के शासन का, ऐसे लोग चरित्रवान हैं, अच्छे हैं, उनका ईमान है। दो तो एक कैटेगरी होगी। अब इसी के साथ हम ये भी देख सकते हैं, ऐसे लोग जो राज्य के कार्य कानूनों का पालन नहीं करते परंतु उसको बुरा नहीं मानते। इसका मतलब है कि राज्य से पैसे लूटकर पैसे कमाना। अगर पकड़ा जाता है, तो पकड़ा जाता है, उसको बुरा नहीं माना जा रहा कि साहब किसी को पकड़ लिया आपने, एसडीएम उसको सस्पेंड कर दिया। कितने लोग बुरा मानते? कोई नहीं मानता। एसपी है, जिले का पुलिस मालिक है, आईपीएस है, और 2 करोड़ रुपए लेते हुए पकड़ा जाता, कोई बुरा नहीं मान रहा। आईपीएस लगता है तो ऐसे तो बना नहीं था आईपीएस, तो कोई शादी नहीं कर रहा था, लड़की नहीं दे रहा था, और आईपीएस बन गया। तो जितने समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा तैयार होंगे। क्यों? पैसे वाले हैं, गरीब है तो कोई तैयार नहीं, पैसे वाला है तो क्यों? इसका मतलब गरीब है तो समाज का कोई लोग उनको रोटी नहीं देते, फीस नहीं देते, फॉर्म भरने के पैसे नहीं देते, कोई रोजगार नहीं देता, और उसके पास पैसे हो जाए तो चेंज हो जाता नेचर। ये नेचर एक अच्छा नेचर, एक बुरा नेचर है। परंतु ऐसे बहुत से लोग हैं ना कि राज्य कह रहा है कि दहेज प्रथा, तो पैसे जो दहेज दे रहा है और जो लड़की दहेज लेके जा रही है, दोनों ही कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। हम छोटी क्लास में, 7वीं क्लास में गुरुजी ने पूछा, भाई बताओ दहेज प्रथा, उसी से शुरू हो जाता है। सरकारी स्कूल ने पूछा कौन दहेज नहीं लेगा, सब ने ऊंचे हाथ खड़े कर लिए, एक बच्चे ने नहीं किया। पर छोटे बच्चे तब तो समझते नहीं 7वीं क्लास में, दहेज पर नहीं लेंगे साहब, बिल्कुल बुरी बात है। बच्चों अबोध बालक है, वो दिमाग विकास विकसित नहीं हुआ है। अब कोई ऐसी टीम बन गया कहिए दहेज दहेज तो पहले लेगा ना, लड़की तो बाद में लेगा, पहले तो पैसा लेगा ना, दुल्हन तो बाद में चाहिए। तो हमेशा में हाथ एक होगा, भाई तूने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? सर मैंने इसलिए नहीं खड़ा किया कि क्या पता मैं क्या बन जाऊं। गुरुजी ने कहा क्या बन जाए? तो प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ हो सकता है, तो फिर तो तेरे को दहेज लेने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा? गुरुजी को उस बच्चे ने कहा, बच्चे उस गुरुजी ने सोचा बच्चा बड़ा अजीब-ओ-गरीब प्रश्न करते ना, कई बार क्यूरियोसिटी होती है
ऐसे कैसे कह रहा है बच्चा कि सर मैं कह नहीं सकता कुछ इतनी चिंता क्यों कर रहा है? तो ये बता दहेज लेगा नहीं, शपथ लेनी, शपथ पत्र भी भराते थे 10वीं क्लास में, भराए हमसे कि आप दहेज नहीं लोगे, आप बालिका हत्या नहीं करोगे, ऐसे होता है डोनेट आंखें तो दान करना नहीं, तो सब ने भरा। अब उसके बाद दहेज कितनों ने लिया? एक बच्चे की 7वीं क्लास में शादी हो गई और दहेज भी दिया गया। और उससे पूछा कि भाई दहेज रहा है? तो गुरुजी खुद खाना खा कर आए थे उसकी शादी में, तो साहब मोटरसाइकिल दी, ये मोटरसाइकिल भी दी थी दहेज में, अब तो गाड़ियाँ पता नहीं क्या क्या सोना बहुत देते हैं। तो दहेज दोनों ले रहे लेकिन ना तो देने वाले बुरा मान रहे हैं और ना लेने वाले बुरा मान रहे हैं, मांग भी रहे हैं। कई बार मांग ज्यादा बढ़ जाती है, तब अलग मुद्दा हो जाता है, विवाद भी हो जाता है, शादी भी टूट जाती है, FIR भी हो जाती है, या दूल्हे को जेल भी बंद करवा देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे राज्य की प्रकृति में भी क्या है, कुछ राज्य की प्रकृति को जानने के 2 आधार हैं। एक आधार तो है कार्य, जो व्यक्ति की प्रकृति का भी है, आप कैसा कार्य कर रहे हो। दूसरा है राज्य और व्यक्ति, इन दोनों के बीच संबंध कैसे। इसका मतलब राज्य किसके लिए आता है? सुनने में तो राज्य होता नहीं है। जब भी आप राज्य पढ़ोगे तो कबीला राज्य था, लेकिन कबीला राज्य को पहचानता कोई नहीं। ट्राइबल राज्य था, लेकिन ट्राइबल राज्य का ओरिएंट राज्य था, लेकिन उनको भी कोई नहीं पहचानता। नाम जरूर है उनका, सिंधु घाटी सभ्यता है, मेसोपोटामिया है, जो हड़प्पा सभ्यता है, लोथल की सभ्यता है, तमाम तरह की सभ्यता है जो मैंने आपको बताई, लेकिन उनकी पहचान नहीं है। जैसे ही आप पहचान करते हो तो व्यक्ति से पहचान हो जाती है, उसके व्यक्ति से जुड़ेगा। राजा का राज्य होता था पहले, राजा की रियासत होती थी, वही उसका मालिक होता था पूरी रियासत का, वो जैसा चाहता वैसा करता था। मनुस्मृति और कौटिल्य के शास्त्र के अनुसार राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। आज भी भारत का राष्ट्रपति 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां देता है, तो उस समय राजा सबसे बड़ा न्यायाधीश था। न्यायाधीश तो होता ही था, राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश था। अगर राजा किसी को माफ कर देता है तो उससे दोबारा फिर किसी भी कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकती थी। आज राज्य अकेले राष्ट्रपति का नहीं होता, इम्पर्सनल हो गया, इसलिए जो भी राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। न्यायिक प्रक्रिया में कोई भूल हो गई, इसलिए संविधान निर्माताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया। अब राज्य और व्यक्ति के संबंध कैसे हैं? क्या राज्य बड़ा है या व्यक्ति बड़ा है? ये दोनों चीजें देखनी पड़ेगी। जब राज्य बड़ा हो जाता है तो राज्य हो जाता है साथी, और जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है, व्यक्ति छोटा रहता है तो व्यक्ति क्या रहता है? साधन। ऐसी स्थिति भी है कि व्यक्ति साध्य हो जाता है, राज्य क्या हो जाता है? साधन हो जाता है। दोनों स्थिति आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि राज्य और व्यक्ति में कैसा संबंध है और राज्य कौन से कार्य कर रहा है, इससे यह तय होगा कि राज्य की प्रकृति कैसी है। तो नेचर से संबंधित प्रश्न आएगा, उसमें पूछा जाता है अलग अलग, एक तो वर्ग वाला प्रश्न पूछा जाता है कि राज्य केवल कानून और व्यवस्था बनाकर रखता है, राज्य के किस सिद्धांत का समर्थन करता है। ये जो उक्ति है कि राज्य का काम केवल सजग प्रहरी का काम है, तो आए हुए प्रश्न कोट कर रहा हूं, राज्य का काम केवल नाइट वॉचमैन का काम है, यह राज्य के किस सिद्धांत का समर्थन करता है। तो लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट राज्य का उदारवादी सिद्धांत है, राज्य का व्यक्तिवादी सिद्धांत है, जो ये कह रहा है कि राज्य को हमारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। आप दौड़ शुरू कर दो, निर्धारित मानक बना दो, एथलेटिक्स होती है तो गोल राउंड बना दिया कि जो पास में होगा वो यहाँ खड़ा होगा, जो दूर होगा वो उससे आगे होगा, क्योंकि पास वाले को राउंड छोटा चाहिए, आगे उसको राउंड बड़ा चाहिए। ये तो जस्टिस यहाँ तक है। अब इसके बाद आप कुछ नहीं करोगे कि किसी के पास जूते नहीं थे, किसी ने रोटी नहीं खाई थी, कोई बेचारा किसी को खिलाने वाला नहीं था, कोई तैयारी कराने वाला नहीं था, ये राज्य नहीं करेगा। जो आगे चलकर अल्बर्ट स्पेंसर तक जाता है, राज्य को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, राज्य अपना काम करे। काम क्या करे राज्य के लिए देखे, लाइन ऑर्डर देखे, पुलिस स्टेट। तो उदारवादी सिद्धांत कैसे राज्य का समर्थन करता है? पुलिस स्टेट का समर्थन करता है, वेलफेयर स्टेट का समर्थन करता है, या जनहितकारी स्टेट का समर्थन करता है, या सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करता है? केवल पुलिस स्टेट का समर्थन करता है। फिर पूछा जाता है कि न्यूनतम हस्तक्षेप की अवधारणा, लेसेस फेयर उसको बोला जाता है, व्यक्ति को खुला छोड़ दो। तो न्यूनतम हस्तक्षेप या व्यक्ति को स्वतंत्र कर दो, ये किसका समर्थन है? ये भी लिबरल थ्योरी का समर्थन है। अब ये कहा जाए आपसे कि राज्य ही राज्य देवता है, इसका मतलब क्या है? राज्य ही सब कुछ है, राज्य सुप्रीम है, तो व्यक्ति अपने आप ही छोटा हो गया। अब हीगल जो आदर्श सिद्धांत है कि राज्य के लिए व्यक्ति को बलिदान देना चाहिए, किस थ्योरी का समर्थन करता है? राज्य के लिए व्यक्ति को बलिदान देना चाहिए, ये आइडियलिस्टिक थ्योरी का समर्थन, आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन करता है कि राज्य बड़ा है वो व्यक्ति छोटा है।
तो इसलिए उसका समर्थन करो। अरस्तु का जो एक कोटेशन है कि किसने कहा। दूसरा है कि व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी होता है। राज्य के किस सिद्धांत का समर्थन कर रहे हैं, ये युक्ति है, कथन है, वो किस सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। आदर्शवादी सिद्धांत, समझौतावादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, कल्याणकारी सिद्धांत, कौन सा बताओगे। व्यक्ति जो है वो स्वाभाविक प्राणी है राज्य के लिए, तो इसको राज्य व्यक्ति के लिए जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अगर ऐसा है तो आइडियलिस्टिक थ्योरी है, आदर्शवाद की स्थिति है। बिना राज्य के भी लोग हैं, लेकिन राज्य नहीं है लोग, तो उनकी स्थिति क्या है, आदर्शवादी सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। अब राज्य व्यक्ति के लिए सारे कार्य कर रहा है, सभी कार्य। इसका मतलब है कि राज्य व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान देगा। किस राज्य का प्रतीक है, सिद्धांत का प्रतीक है। नंबर 1 समाजवादी राज्य, नंबर 2 कल्याणकारी राज्य, नंबर 3 पैंथमवादी राज्य, नंबर 4 फासिस्ट राज्य, कल्याणकारी राज्य। अब इसके आगे है कि राज्य व्यक्ति के लिए सब कुछ करता है। पूरा ध्यान से सुनना, राज्य व्यक्ति के लिए सब कुछ करता है। समुदायवादी राज्य, सर्वाधिकारवादी राज्य, समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य, नहीं, समाजवादी राज्य। सर्वाधिकारवादी राज्य क्या कहेगा कि राज्य ही व्यक्ति के लिए सब कुछ है। राज्य करता नहीं है, राज्य ही व्यक्ति के लिए सब कुछ है। इसका मतलब इसकी थ्योरी ये है कि राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता। व्यक्ति का जीवन, राज्य का जीवन ही व्यक्ति का जीवन है। वह जो व्यक्ति और राज्य के कार्यों में अंतर नहीं करता, उस टोटलिटेरियन स्टेट है, जिसको फासिस्ट आएगा, सर्वाधिकारवादी राज्य, जो लोगों के जीवन में इतना हस्तक्षेप कर रहा है कि शाम को क्या खाओगे, सुबह क्या खाओगे, कपड़े कैसे पहनोगे, बाल कैसे रखोगे, चलोगे कैसे, बैठोगे कैसे, लिखोगे क्या, सुनोगे क्या, ऐसा राज्य टोटलिटेरियन स्टेट होता है, सर्वाधिकारवादी राज्य। जब मुसोलिनी और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी और इटली का रिवाइवल हुआ तो वो टोटलिटेरियन स्टेट के रूप में कन्वर्ट हो गया था। इसका मतलब सांस भी मुझसे पूछ कर लोगे आप, तो सांस लेंगे तो मर जाएंगे ना। और वो कह रहा सांस इसलिए हिटलर के लिए कि हिटलर जर्मनी की जो हवाएं थी वो भी हिटलर से अनुमति लेके गमन करती थी। तो उसका मतलब है कि उसकी राज्य की ताकत को ये बता रहा है कि राज्य सब कुछ है। जब हीगल ये कह रहा है कि राज्य क्या है, हीगल की डेफिनेशन है, तो राज्य क्या है, राज्य कह रहा है कि राज्य एक आइडिया है, एक विचार है। विचार क्या है, दर्शन हो गया ना। अब कह रहा है कि राज्य क्या है, राज्य भगवान का धरती पर भ्रमण है। इसका मतलब वो कह रहा है कि राज्य क्या, स्टेट क्या, उससे पूछा गया तो वो कह रहा है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, धरती पर भगवान घूम रहा है, यही राज्य है। इसका मतलब राज्य क्या है, भगवान है। और इसलिए भगवान का तो आप विरोध कर ही नहीं सकते। इसलिए हीगल की थ्योरी को डार्विन के माध्यम से मुसोलिनी ने कहा इटली के लोगों को या तो जिंदा रहना है, इसका मतलब है, या मरना है। तो दो चीजें तो सबको ही पता है, परंतु इसका मीनिंग क्या है, इसका आगे का कोटेशन है, या तो इटली का विस्तार होगा या इटली का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब है कि इटली के लोग या तो पूरी दुनिया पर शासन करेंगे या इटली के लोगों को मरना होगा। मरना कैसे होगा, राज्य के लिए मरना पड़ेगा। अगर आप राज्य के लिए मर जाते हो तो आपकी मृत्यु नहीं होती, आपका क्या होता है, शहादत मिलती है, शहीद होता है। आज भी स्टेट जो लिबरल स्टेट है, भारत इज लिबरल स्टेट, लेकिन इंडिया लिबरल स्टेट है, तो इंडिया के लिए जो शहीद मरता है उसको मरा हुआ नहीं कहते। हालांकि सर्टिफिकेट, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र, लेकिन सरकार ये कभी नहीं कहती कि मर गया। सरकार हमेशा ये कहती है कि वह शहीद हो गया। परसों जो ग्लेशियर गिर गया उसकी वजह से 7 सैनिक दब गए, उनको ढूंढा गया लेकिन मर गए सारे के सारे। हकीकत तो क्या है, डेथ हो गई ना, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन राज्य क्या करता है, राज्य हीगल की थ्योरी को अडॉप्ट करता है, पार्सिंग कहता है वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, वो अमर हो गए हैं, इसलिए मृत्यु नहीं है, उनका जीवन है। जो सुकरात की थ्योरी बता रहा था कि वो राज्य के लिए मर गए, तो ऐसा नहीं सकता। अब एक कैटेगरी का राज्य तो दुनिया में कहीं नहीं है इस समय। तो भारत जैसा लिबरल स्टेट है, वो भी ये कह रहा है कि मेरे लिए मर गए तो आपकी शहादत होगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपका नाम होगा, आप अमर हो जाओगे, आपको तिरंगा मिलेगा, आपको सलामी दी जाएगी, आपके जयकारे लगाए जाएंगे। तो मृत्यु कैसी,
मृत्यु तो रोड एक्सीडेंट में होती है, जिसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता, ये तो मृत्यु है। और जिसकी आप मृत्यु कह रहे हो उसको तो सलामी पूरे साजो सामान के साथ, तिरंगे के साथ, लवाजमे के साथ, और सामान्य लोगों को जहां जलाते हो वहां जलाते भी नहीं, उनको अलग से उनके शमशान घाट बनाया गया है, अलग से मूर्ति स्थल बनाया जाएगा। ऐसा करके हीगल की उस थ्योरी को रिवाइव किया जाता है, जिसमें हीगल कहता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। जब राष्ट्र के लिए लोग मरने को तैयार हो जाए तो उसको नेशनलिज्म कहा जाता है। हाईएस्ट स्टेज नेशनलिज्म की यूरोप से शुरू होता है नेशनलिज्म। तो हीगल ने कहा कि अगर आप मर गए राज्य के लिए तो यही तो राष्ट्रवाद है, युद्ध करना। इसलिए हीगल कह रहा है कि ठहरा हुआ जो पानी है वो बदबू देने लगता है, पानी को बहते रहना चाहिए। जो महत्व एक महिला के लिए मातृत्व का है, जिसको बांझ कहा जाएगा अगर बच्चे का जन्म, गुड़िया का जन्म नहीं होता, तो ऐसे इस अपमान से बदलने के लिए, बदला लेने के लिए, बचने के लिए क्या करना होगा? युद्ध लड़ना होगा। युद्ध पुरुष के जीवन में उसी प्रकार महत्वपूर्ण जैसे महिला के जीवन में मातृत्व। युद्ध अगर आपने नहीं लड़ा तो राष्ट्रवाद की भावना आप में हो ही नहीं सकती। और युद्ध लड़ोगे तो क्या होगा? या तो सामने वाला मरेगा या आप मरोगे, हकीकत तो ये है ना। परंतु ये नेशनलिज्म की थ्योरी के माध्यम से तो उस आधार पर भी राज्य क्या क्या काम करता है। राज्य आपका जीवन बचाता है, राज्य आपको जीवन मरने के लिए मजबूर करता है, राज्य आपके लिए सारे कार्य करता है, राज्य आपके लिए बहुत कम कार्य करता है, राज्य आपके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, राज्य ये कहता है, और राज्य कहता है कि मैं मशीन हूँ। सब अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए गए, उसके हिसाब से प्रकृति होगी। अलग अलग विचारकों ने राज्य की प्रकृति के अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिन्हें राज्य की प्रकृति के सिद्धांत कहा जाता है। थ्योरी ऑफ द स्टेट, नेचर ऑफ नेशन स्टेट। इसका मतलब ऐसे जो राज्य के तो सिद्धांत हैं, परंतु राज्य के स्वभाव को अभिव्यक्त करने वाले क्या हैं? सिद्धांत हैं। तो प्रकृति के का निर्धारण दो आधारों पर होता है। देखो, राज्य की प्रकृति से हमारा अभिप्राय है, राज्य की प्रकृति से हमारा अभिप्राय है राज्य का स्वभाव कैसा है। राज्य का स्वभाव, सब यानी खुद का, भाव यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति या समर्पण। राज्य का स्वभाव कैसा है? राज्य की प्रकृति का निर्धारण, राज्य की प्रकृति का निर्धारण दो आधारों पर किया जा सकता है। राज्य की प्रकृति का निर्धारण दो आधारों पर किया जा सकता है। नंबर 1, राज्य के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का स्वरूप। नंबर 1, राज्य के द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों का स्वरूप। नंबर 2, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। नंबर 2, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। नेक्स्ट टाइम देखो, स्किनर के शब्दों में हमें राज्य को समझते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें राज्य को समझते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस राज्य शब्द या सिद्धांत का प्रयोग उस समय किस संदर्भ में किया गया था। उस समय किस संदर्भ में
किया गया था। देखो इसका मतलब आपको इतना ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बता देता हूँ यहाँ पर, कि समझने के लिए स्किनर कह रहा है, हालांकि आगे आएगा आपके। स्किनर ये कहना चाह रहा है कि जब भी आप किसी के बारे में पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप मोर्गेंतो के बारे में पढ़ रहे हो IR में, तो जब मोर्गेंतो था 1952, उस स्थिति में आपको जाना है। पॉलिटिकल अमोनिजेशन उसने लिखा, तो आज की तारीख नहीं पढ़ोगे आप, 2022 के साल में पढ़ोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे उसको। आपको उस कॉन्टेस्ट में पहुंचना होगा। तो पहुंचने का तो ऐसा नहीं कह रहा है कि आप दार्शनिक की तरह वहां पहुंच जाओ, लेकिन जैसे मैंने कहा सुकरात से जब अंतिम प्रश्न किए गए और 2 प्रश्नों का जवाब था कि सुख क्या है और मृत्यु क्या है, तो उसका यही था कि मुझे बेड़ियों में जकड़ा गया, ये क्या था, दुख था, और आज मेरी बेड़ियां खोल दी गई। स्नान से पहले और सुकरात की बेड़ियां खोली जाती हैं पैरों से हाथों से। वह खुद स्नान करके आता है कि मरने के बाद मुझे स्नान, यूनान की बात, अपनी बात नहीं है, कि उसके बाद लोग मुझे स्नान कराएं, इससे अच्छा है कि मैं पहले स्नान करके आ जाता हूँ कि फांसी नहीं होने वाली, उसको विस्वान मिलने वाला है। और विष पीने के बाद उससे पूछा जा रहा है तो जहर जल्दी से उसके शरीर में फैल जाएगा, उससे पहले मृत्यु के बारे में बताए, सुख दुख के बारे में बताए। तो बेड़ियों में जकड़ा गया वह दुख था और आज बेड़ियों से आजाद हो गए, सुख है। और जब पूछा गया कि मृत्यु, सुकरात मरने वाला है जैसे कुछ ही क्षणों में, मृत्यु क्या है, तो सुकरात ने कहा जीवन है। मृत्यु क्या है, जीवन है। सुख और दुख और जीवन और मृत्यु ऐसे घनिष्ठ रूप से गुथे हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन वो कभी भी एक साथ नहीं चलते। इसका मतलब है कि सुख आता है तो दुख को जाना ही होगा, और दुख आता है तो सुख को जाना होगा। दोनों एक साथ नहीं चल सकते, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सुकरात की मृत्यु मृत्यु नहीं है, सुकरात का मृत्यु क्या है, जीवन है। क्योंकि सुकरात एक रीबर्थ थ्योरी जो है उसमें विश्वास कर रहा है कि सुकरात की मृत्यु, मेरे जो शिष्य हैं दोस्त सेवालास और मेरा शिष्य प्लेटो दुखी नहीं हो, क्योंकि मैं मर नहीं रहा, मर तो रहा हकीकत में, लेकिन मैं मर नहीं रहा, मेरा जन्म हो रहा है, क्योंकि मृत्यु ही क्या है, जीवन है। तो सुकरात मरेगा नहीं, दोबारा सुकरात जन्म कैसे लेगा, इसलिए सुकरात प्लेटो में दोबारा जिंदा हो जाता है। तो वो क्या है, एक आत्मा है। स्किनर ये कह रहा है कि जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा अभी जस्ट आगे कि ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ द स्टेट है, नेचर के बारे में, कि राज्य एक शरीर है। तो आप सोचो शरीर कैसे हो सकता है, राज्य एक पेड़ है, राज्य पेड़ कैसे हो सकता है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था। तो उस स्थिति में पहुंचना है हमें जो 2500 साल पहले स्थिति थी, कि कैसा हो सकता है। जो मैंने एक बार आपको उदाहरण देखने बताया था हमारे वाली क्लास में, कि जब मेरे दादाजी ये बता रहे थे कि हमारे गांव से 8 किलोमीटर दूर जब वो ऊंट गाड़ी लेके जाते थे, आजकल तो कम हो गए, तो ऊंट गाड़ी ले जाते समय जैसे उस गांव में जाते थे, वो आज की बात नहीं बता रहा, 40-50 साल पहले की बात है, तो ऊंट गाड़ी से जो सवार है उसको नीचे उतरना होगा, ड्राइवर को, और नीचे उतर कर अपने जूते खोलने होंगे, और जूतियों को ऊंट गाड़ी अड्डे में रखना होगा, और लकड़ी गाड़ी में रख के आगे से ऊंट की जो नकेल है वो नकेल पकड़ के आपको चलना होगा। और कुछ क्षणों के बाद जब गांव चला गया आप वापस रिवाइवल हो सकते हो। ऐसे ही आज की तारीख में 5-7 दिन पहले गहलोत बोल रहे थे कि इस युग में 22वीं शताब्दी में जब हम बात कर रहे हैं, 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक क्षणों में, 22वीं शताब्दी प्रारंभिक क्षणों में चल रही, 21वीं शताब्दी खत्म हो चुकी है, और अब किसी व्यक्ति को घोड़ी से उतार दिया जाता है। दलित की बात कर रहा था, 12 बूंदी जिले की कोई घटना थी। यह मानव समाज पर कलंक है। एक तो राजा राम मोहन राय ने कहा कि सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह नहीं करना इस समाज पर कलंक था, और उसने कहा बेटी का जन्म कलंक माना जाता था, जिसका जन्म हो गया, जिसके घर में बेटी का, वो उसको अभिशाप मिला, श्राप मिल गया। ये राजा राम मोहन राय की युग की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस समय अकेले बंगाल में प्रतिवर्ष जो क्षेत्र था 5000 बालिकाओं को जिनकी उम्र 12 साल से कम थी, ऑन रिकॉर्ड उनको जलाया जाता था। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, तो आप सोच सकते हो कितना नरसंहार बुरे से बुरा हो सकता है। जैसे मोदी कह रहा था सिखों का नरसंहार हुआ, वो तो कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी की हत्या हुई और हिंदुओं ने हालत बुरा हुआ, हिंदुओं ने लगभग 600 सिखों को दिल्ली में मार दिया अकेले। लेकिन 5000 बालिकाएं तो प्रतिवर्ष मारी जा रही थी, उनका तो कोई कहने सुनने वाला नहीं था, किसी प्रधानमंत्री द्वारा कहा ही नहीं जाएगा, तो कोई होगा ही नहीं। 1829 में बैन किया गया, 1829 बहुत पीछे का समय है। और मैंने जो आपको उदाहरण बताया 1987 मेरे बर्थ के समय 1 साल बाद देवराला में फिर से एक राजपूत महिला को सती बनाया गया, जबरदस्ती उसको जला दिया गया, तलवारें भाले और कमान लेकर खड़े हो गए, जाएगी कहाँ महिला, महिला को मिलने नहीं दिया गया दूसरे से, पुरुषों ने घेर लिया, जाए कहाँ, भाग नहीं सकती, भाग के किधर से जाएगी, चारों तरफ पुरुष हैं, और ले गए वहां पर शमशान घाट में,
और बैठाया पूरा सजाकर, मान तिलक वगैरह पूरा चूड़े उड़े पहना के, पूरे जो हमारे एक साथी हैं वो बता रहे हैं पूरी तरह से सजाकर महिला को जैसे दुल्हन होती है, नहीं ऐसे सजाया गया और जला दिया गया, मृत्यु दे दी गई। जब आग जो चिता है, बुझी चिता, पहले उस पर पुरुष को लिटाया जाता है, पूरे लकड़ी वगैरह रखी जाती है, उसके बाद महिला को सजा धजा कर बैठाया जाता है और फिर आग लगाई जाती है। आप सोच सकते हो कोई जिंदा महिला, जिंदा आदमी रूह कांप जाए ऐसे खुद की, यहाँ बैठ जाओ, भोली माता थोड़ी है कि यहाँ बैठो और वह आग लगाता हूँ, देखिए कैसे होता है, बस भाग जाए, भागे कहाँ, तलवारें लेके खड़े भागेंगे तो ही मरना है। तो इसलिए वो अपने आप में से मान लेती कि मेरी मृत्यु जीवन है, इसलिए होना सहन कोई कर ही नहीं सकता ना भाई। ऐसे तो कोई किसी को मारो, आप गला दबा कर मारो समझ में आता है, फांसी दे दो समझ में आता है, परंतु तो आप चारों तरफ खड़े हो, यहाँ महिला को आपने चिता में बैठा रखा है और अब आप आग के हवाले करोगे उसको, कोई कैसे बैठा रह सकता है। लेकिन ये उस स्थिति में जाकर सोचने की बात है, आज से ज़्यादा वर्ष नहीं, 30-40 वर्ष पहले की बात है। उसका केस अभी भी चल रहा है, 2,000-2,500 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस समय नहीं रोका गया, जब दिन पूरे हो गए उसके बाद कुछ वर्षा भी हो गई, हेलीकॉप्टर से जो बता रहा था, उसके बाद केस किया गया। स्किनर ये कह रहा है कि अगर आपको किसी को समझना है तो उस हिस्ट्री में आपको टाइम पीरियड में जाना होगा कि ऐसा हो सकता है। आपको ऐसे कैसे हो सकता है, संभव ही नहीं, आज नहीं हो सकता ना। पर आज भी जैसे मैं कहूँ कि हमें मान लो हमारे समुदाय में कोई घोड़े से उतार के बता दे किसमें हिम्मत देगी, नहीं उतार सकता, लेकिन दूसरे को तो उतार दिया ना उसने भाई, दूसरे को तो उतार दिया। अब आज हमें दादाजी कहते ऐसा मैं लेके जाता हूँ गाड़ी के, आप मोटरसाइकिल जो भी लेके जाता हूँ तेरे मेरे को रोक के बताए, कोई कैसे रोकता है, नहीं रोक सकता। पर आज कह सकता हूँ ना मैं, मेरे दादाजी जब थे जिंदा तो ये स्थिति थी नहीं, वो तो उनको जाना है रास्ता, वो ये जाना है तो उतर के जाना पड़ेगा। अब आप नहीं जाओगे तो लड़ाई होगी, आपको रोक लेंगे, वो गाड़ी बांध लेंगे, भगाओ देंगे, फिर घर वाले कहेंगे वो गाड़ी कहाँ गई तो छीन लेंगे ना। तो ऐसा हिस्ट्री जो रहा है, इसलिए इसकी मैं कह रहा पीछे जाना हूँ। एक और लिख लो, क्रिस्टोफर हॉकिंस के द्वारा, हाँ क्रिस्टोफर हॉकिंस के द्वारा लियोन ट्रॉट्स्की क्रिस्टोफर हॉकिंस के द्वारा लियोन ट्रॉट्स्की क्रिस्टोफर हॉकिंस के द्वारा लियोन ट्रॉट्स्की के युद्ध संबंधी कथन का प्रयोग करते हुए, क्रिस्टोफर हॉकिंस के द्वारा लियोन ट्रॉट्स्की के युद्ध संबंधी कथन का प्रयोग करते हुए कहा गया कि यह मुमकिन है कि आपकी राज्य में रुचि नहीं हो, यह मुमकिन है कि आपकी राज्य में रुचि नहीं हो, परंतु यह संभव है कि राज्य आप में रुचि रखता है, परंतु यह संभव है कि राज्य आप में रुचि रखता है, अर्थात आधुनिक राज्य प्रत्येक व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, रोजमर्रा की जिंदगी या दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है। देखिए इसका मतलब है यहाँ हॉकिंस ये कहना चाह रहा है कि अब जब हम नेशन स्टेट की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, तो हमें ये पढ़ना ही होगा। इसलिए नहीं आपके पास पॉलिटिकल साइंस है, जिसके पास नहीं है अगर वह भी नहीं समझता तो कभी राज्य को समझ ही नहीं पाएगा कि राज्य जैसे मान लो आप साइंस वाले से पूछो या किसी और से पूछो, तो ऐसे कई बार फिजिक्स वाले से पूछ रहे हैं कि भाई ये आदमी जो कह रहा है वो सच कह रहा है झूठ, ऐसा क्यों कह रहा है, भाई उसको पता झूठ है तो कह क्यों रहा है, क्योंकि वो कह रहा है उसका कोई कारण है ना।
हो सकता है कि आपको पता लगे मोदी से मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना तो है साहब। अगर नहीं लेना देना है तो मोदी को तो आपसे लेना देना है। तो इसका मतलब राज्य के लिए कह रहे हैं राज्य से हम अलग नहीं हो सकते। क्योंकि बात पासपोर्ट की नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड की नहीं है, सिटीजनशिप कार्ड की नहीं है कि आप नागरिक हो, नहीं नागरिक नहीं हो तो आप जानवर हो। लेकिन अरिस्टोटल ही नहीं कह रहा कि आज से, अरिस्टोटल लगभग 2500-2600 साल पहले ये कह रहा है कि व्यक्ति स्वभाव से राजनीतिक प्राणी है। जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता या जिस व्यक्ति को राज्य की आवश्यकता नहीं है वह व्यक्ति या तो जानवर होगा या वह देवता होगा। इसका मीनिंग क्या है? देवता है उसको भी सिटीजनशिप नहीं चाहिए, बालाजी कार्ड थोड़ा चाहिए आपका, और ना पासपोर्ट कोई मांगेगा वहां से। और दूसरा वो कह रहा है कि जानवर है तो जानवर को भी कार्ड नहीं चाहिए। मान लो नील गाय को आप लोग पूछो कि भाई यहाँ कार्ड कहाँ है तेरा, कहाँ जा रही है तेरा हमारे खेत में, ऐसा संभव नहीं है। परंतु आदमी के साथ ऐसा संभव है। तो व्यक्ति के लिए क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि राज्य के बिना व्यक्ति का जीवन शून्य है। हालांकि व्यक्ति के बिना राज्य भी शून्य है, परंतु अरिस्टोटल कह रहा है कि अगर राज्य है और व्यक्ति है तब तो ठीक है, वो सदस्य है उसका, और व्यक्ति है राज्य नहीं है तो भी कोई मतलब नहीं, आदिवासी हो गया। परंतु राज्य है, व्यक्ति का जो सिटीजनशिप है वो उसके पास नहीं है तो आप जानवर हो, ये उसका कहना है। तो एग्जैक्ट यही स्थिति, इसलिए वो कह रहा है कि जो राज्य है वो सद जीवन के लिए आता है और सद जीवन को बनाए रखने के लिए बना हुआ है। जिनको ये लगता है कि राज्य कुछ नहीं है वो राज्य को छोड़कर देखे राज्य क्या है। मतलब अपन भारत में है तो अलग बात, ये नहीं कह रहा कि साहब आप बाहर नहीं जाओ, लेकिन आप अगर भारत के बाहर जाते हो तो आपको बाहर जाने का लाइसेंस चाहिए, और लाइसेंस अगर आप खो देते हो भारत के बाहर तो आपने देखा होगा अभी डेड बॉडी है रसिया से, काफी सप्ताह 2-3 महीने हो गए, सप्ताह लग गए उनमें, कि राज्य के पास राज्य क्या है, वो रसिया है, ये भारत है, वो राज्य है। आदमी मर गया, लाओ ना उसको, कैसे लाओगे? 6 महीने हो गए ना। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि राज्य क्या है। राज्य आपको हाथ नहीं लगाने, आपके आदमी साहब, आपके माँ बाप बड़ा प्रेम आपको, राज्य के हाथ नहीं लगाएगा। अब आपको तो कैसे नहीं लगाएगा, मेरी माँ या मेरे पिताजी कैसे नहीं लगाएगा हाथ, राज्य ने कह दिया। जैसे कोरोना में हुआ ना पेंडेमिक में, हम भी हमारे गांव का एक जवान साहब खत्म हो गए तो गए, तो उनकी जो ससुर साहब लोग गए थे सब, अब वो हाथ देखने नहीं दे, राज्य हाथ लगाना दूर की बात है, बहुत दूर से पुलिस वाले लट ले खड़े हो गए, इससे आगे नहीं जाने देंगे। अब वो रोए और कहते भाई माता जी तू रो चाहे चिल्ला कुछ भी कर ले, तू है ना, बात एक ही है, तेरे को हम नहीं जाने देंगे पास, क्योंकि कोरोना तेरे फैल जाएगा, तेरे को मर गया आदमी तो मर ही गया, आप भी मर जाओगे, तो आपकी जीवन की रक्षा करना हमारी ड्यूटी है। तो उसने कहा मैं ऐसे मर जाऊंगी, ऐसे मर जा, कोई दिक्कत। पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं ना, ऐसे फौजी होते वो रो नहीं सकते ना, वो अगर ऐसे पिघल जाएंगे तो मामला खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं माता जी आप मर जाओ, आप मर जाओ, आपको जला देंगे। उसने कहा ये तो पुलिस वाले मानेंगे नहीं देखने दिया साहब। इसका मतलब है राज्य है, राज्य ऐसा कर सकता है। इसलिए वो कह रहा है कि राज्य के लिए, राज्य आप सोचते हो पढ़ते हो, राज्य वास्तव में राज्य की आपकी रुचि है, राज्य की आप में रुचि है, अगर आपकी नहीं है तो। इसलिए हॉकिंस के राज्य को पढ़ना ही होगा, राज्य के बारे में जानना ही होगा। अब लिखो नंबर 1, एक लाइन लिखो, फिर लिखो नंबर 1। राज्य की प्रकृति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। राज्य की प्रकृति के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। और नंबर 1, राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत, यानी राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत, आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट, राज्य का आदर्शवादी सिद्धांत। अब देखिए इसका जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है वो आदर्श है। हर कोई भी बात, कोई कथन आएगा, ऐसे तो एग्जैक्ट तो सब कुछ याद रह नहीं सकता आपको, कोई पुस्तक आएगी तो याद रखनी होगी, फैक्ट होगा वो भी याद रखना होगा, कथन किसका है वो भी याद रखना, लेकिन इसके साथ एक और आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि जो टर्म है वह टर्म किससे संबंधित है, हमेशा आपको ध्यान रखना। कॉन्सेप्चुअल पर्सन होंगे और फैक्ट्स भी आ जाए तो आप उस तक पहुंच सकते हो कि किस विचार में कैसा, जैसे विचारक है होब्स, लोग रूसो है, तो आपको पता हो सकता है उनके विचार कैसे होंगे, अरिस्टोटल के विचार कैसे होंगे, प्लेटो के विचार कैसे होंगे, बेंथम के विचार कैसे होंगे, जेएस के विचार कैसे होंगे, गांधी के विचार कैसे हो सकते हैं, नेहरू के विचार कैसे हो सकते हैं। अगर आप काफी कुछ या गहराई से पढ़ते हो और आप लिखते हो, समझते हो, तो आपको हर चीज याद रखने की जरूरत नहीं होती।
जिसको कहते हैं स्मार्ट लॉजिक के माध्यम से, तुक्का नहीं सरस्वती माता का नाम लेके आएगा से आएगा, ऐसा नहीं है। आप न आते हुए भी प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकते हो, लेकिन वो टैक्टिक्स होती है भाई। सूझबूझ का सिद्धांत होता है ना, साइकोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है। हर समय हर स्थिति में ऐसा नहीं, जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछा गया कि साहब आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, डिप्टी बनना चाहते हो, भीड़ में से आदमी आ गया और आके कनपटी पर बंदूक लगा दी, क्या करोगे? तो ये कुछ किताब में थोड़ा लिखा हो क्या करोगे ये तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। क्या करोगे? उसको पकड़ोगे, रुकोगे, कहना मानोगे। जैसे आज अखबार में था कि छोटी गुड़िया के बंदूक के जो पिस्टल के नोक पर वो 10 लाख रुपए और गहना ले गए साहब। सूझबूझ का सिद्धांत नहीं, क्या करते आप? आपको गुड़िया में बचाना था, पैसे बाद में कमा सकते थे, आपने छोड़ दिया। अलग अलग साइकोलॉजी थ्योरी है उनकी। तो यहाँ पर जो भी ऐसा टाइटल आएगा, कहीं पर भी कोई कोटेशन हो, जैसे परिभाषाएं खूब आती कई बार, तो इतनी परिभाषाएं आप जो परिभाषाएं याद करें 50 तो परिभाषाएं आ गई, किस किस की परिभाषाएं याद करें? एक ही प्लेटो की है ना 50 परिभाषाएं, कैसे याद करोगे? हो ही नहीं सकता। लेकिन प्लेटो की 50 परिभाषाओं का कोई बेस है, कोई आधार है, वो प्लेटो ही ऐसा कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। बेंथम है तो बेंथम के आइडिया पढ़ोगे तो बेंथम ही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। अगर मॉर्गेन तो मॉर्गेन ही कह सकता है। जॉन कोहन है तो जॉन कोहन ही कह सकता है, दूसरा नहीं कह सकता। उसको आप पकड़ सकते हो, उस चीज को। शक्ति संतुलन का सिद्धांत है तो आप पकड़ सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है या विकेंद्रीकरण का सिद्धांत, तो आप बता सकते हो कि नेहरू है या गांधी है या लोहिया है या दीनदयाल उपाध्याय है या नौरोजी है। वो तभी आप ऐसा कर सकते हो जब विस्तार से आप पढ़ते हो, तो फिर इसकी जरूरत नहीं होती साहब सेम पेपर क्या है, पुराने पेपर क्या है। कोई से पेपर नहीं देखे मैंने, मान लो मेरी वाला उसमें रिटर्न चलता था आरिस का, मैंने कभी पेपर देखा ही नहीं कि पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं। कैसा ही पूछ लो ना, मैं तो तैयार होकर आया हूँ, क्योंकि जो पेपर में आए वो तो पूछोगे नहीं ना। और जो पेपर में आ गए उनमें से तो वो 2-4 प्रश्न आप पूछ लो, बात सही है। वो 50 साल पुराने 20 साल पुराने पेपर है तो भी एक प्रश्न पूछो तो 20 प्रश्न पूछोगे, बाकी तो मुझे लड़ना होगा ना प्रश्नों से। मैं तो तैयारी करके आया हूँ, कोई सा भी वार आप कर सकता है। तो वार किधर से हो सकता है, कोई भी हथियार हो सकता है। डेफिनेशन भी आ सकती है, ज्यादा कथन काल में भी आ सकते हैं, बिल्कुल इजी पेपर भी आ सकता है। आप देखो ना 2013 से स्कूल लेक्चर का हिसाब, 11 का पेपर कैसा था, 13 का कैसा था, 16 का कैसा था, 18 का कैसा था, लेटेस्ट कैसा था, ऐसे कॉलेज में क्या था, कैसे आ रही इसका। तो कोई पेपर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जैसा है। एक पेपर ऐसा मिलेगा कि साहब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, परंतु ये आपको थोड़ी ना पता है कि पेपर इतना सरल भी आ जाएगा। मान लो लुशियंट आती है इंडिया जीके की, उस लुशियंट को पढ़कर 2013 का जो पेपर है कोई भी क्रैक कर सकता है। बस थ्योरी वो ये तो चलती नहीं ना लुशियंट में, बेंथम वगैरह, तो उनमें तो सिर्फ टाइटल पूछा गया कि स्वतंत्रता का समर्थन किसने किया, जेएस मिल ने किया। उपयोगितावाद का जनक कौन था, जेरेमी बेंथम था। छाया का सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो ने दिया। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरिस्टोटल को कहते हैं। पूरे प्रश्न ऐसे थे, 120% तक आप गिनती करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि उसने पूछा क्या है भाई। राज्यपाल के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। विधानसभा का नेता कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ऐसे उसने प्रश्न पूछे कि आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। ऐसे नेट में होता है, ऐसे कई बार सेट में होता है, तो कहीं भी आ सकते। आपको तैयारी गहरी करने का मतलब अब कैसे पूछ ली भाई तेरी इच्छा है, तो इसलिए आप कहीं से ही पूछ सकते हो। तो पढ़ते हो तब आपको कोई टेंशन ही नहीं है। वो परिभाषा ठीक है पूछ ली, 20 परिभाषा पूछेगा, 60 नहीं पूछेगा, और 20 में 10 तो वो भी कर देगा, बिना याद किए भी कर देगा, क्योंकि 10 को पता है कौन सी परिभाषा कौन कह सकता है, उसके आइडिया से बता सकता है। तो ये जो वर्ड है आपको आदर्शवादी, अब इस आदर्शवाद में मान लो प्राकृतिक आ गया, तो प्रकृति में जो विश्वास है वो आइडियलिस्टिक थ्योरी का है। उसमें मान लो नैतिकता का आ गया, मोरलिटी का आ गया ना। कांट ये कहता है कि राज्य नैतिकता की सर्वोच्च पराकाष्ठा है। ये किस थ्योरी का समर्थन दे, किसने कहा, ये भी पूछ लिया उसने, तो कांट ने कहा। कांट कौन है, कांट वाज ए फिलोसोफर। तो दर्शन हो गया। दर्शन क्या है, दर्शन एक आइडल आदर्श स्थिति है जो फिलोसोफर किंग प्लेटो कहना चाह रहा है। आदर्श क्या है, आदर्श हमेशा अच्छा ही हो सकता है, यथार्थ नहीं हो सकता। आदर्श कि ईमानदार होना चाहिए, श्रवण कुमार जैसा बेटा होना चाहिए, राम जैसा आज्ञापालक होना चाहिए, आदर्श स्थिति है, रियल नहीं है। रियल ऐसा होता ही नहीं है, रियलिटी अलग है। आदमी अच्छा, करुणा, दया और ये सद्भावना होनी चाहिए, लेकिन आदमी उल्टा होप्स कह रहा है कि लुटेरा है, स्वार्थी है, दैत्य है, मानुष है। उसको अगर आप तलवार देते हो कोई नहीं देख रहा तो किसी को मार सकता है, वो हर आदमी मार सकता है। लॉर्ड एक्टन ये कह रहा है कि अमुक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का कथन है 1869 का, कि अमुक व्यक्ति जो कुर्सी पर बैठा है बहुत अच्छा आदमी था, है ना, वाज ए गुड पर्सन, वे हु सिटिंग ऑन द चेयर, वो कह रहा है। लेकिन नाउ ही इज ए करप्ट पर्सन ऑफ द यूके, इन यूके। इसका मतलब है कि जो आदमी था अच्छा आदमी था,
परंतु अब जो कुर्सी पर बैठा हुआ है वो दुनिया का, पूरे ब्रिटेन का सबसे भ्रष्ट आदमी है। वाई? ही इज ए मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। अब ब्रिटेन का क्या है? मंत्री है। तो लॉर्ड एक्टन ने कहा कि शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है और अथाह शक्ति व्यक्ति को अथाह भ्रष्ट बनाती है। जितनी ज्यादा आप पावर देते हो व्यक्ति उतना ही ज्यादा क्या होता है? भ्रष्ट हो जाता है। अब जरूरी नहीं है सब जगह हो, परंतु मानव स्वभाव की उसकी अपनी व्याख्या है। मैकियावेली की अपनी व्याख्या है, गांधी की अपनी व्याख्या है, प्लेटो की अपनी व्याख्या है, अरिस्टोटल की अपनी व्याख्या है। उनकी व्याख्याएं हैं, पार्शली दोनों सही है। ऐसा नहीं है कि होप्स बिल्कुल गलत कह रहा है या गांधी सही कह रहा है, ऐसा नहीं है। गांधी से तो धोखा करने वाले आदमी थे। अगर गांधी को लगता है सब लोग अच्छे ही थे तो मोहम्मद अली जिन्ना को मना लेता, फिर क्यों नहीं मनाया? अगर तेरे को अच्छा लगता है कि भारत का विभाजन मेरी डेड बॉडी पर होगा, जिंदा रहते हुए विभाजन हुआ, रोक लेता? कैसे नहीं रोका? तो ऐसा नहीं है ना हकीकत यथार्थ। गांधी ने लिखा माय एक्सपीरियंस ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो अपने लिए तो सही था गांधी कि साफ पत्नी और करने में अंतर नहीं है, लेकिन सामने तो मोहम्मद अली जिन्ना है, सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सामने जवाहरलाल नेहरू है, सामने भगत सिंह है, सामने सुभाष चंद्र बोस है। वो उसकी तरह थोड़ी ना हो सकते। सुभाष चंद्र बोस से क्यों लड़ाई करी भैया आपने? पट्टाभी सीतारमैया को क्यों जिताना चाह रहे थे आप? तो गांधी थे ना। आपकी क्या दुश्मनी सुभाष चंद्र बोस से? उसने तो हिंसा भी नहीं की, वो तो आईएएस में टॉप था, रिजाइन किया उसने, और उसके बाद वो देश के लिए संघर्ष कर रहा था, चुनाव में भी जीता वो। और इसके बाद भी जब गांधी पट्टाभी सीतारमैया को जिताना चाह रहा था 1938 और 1939 में त्रिपुरी और उस दोनों अधिवेशन में हरिपुरा में, तो गांधी के प्रतिनिधि को हराकर सुभाष चंद्र बोस जीता। सिर्फ गांधी के पक्ष में दो आदमी रहे, एक तो नेहरू और एक गांधी। तो गांधी ने त्याग पत्र दे दिया था, तो नेहरू अकेला बचा जिसने समर्थन किया। बाकी जितने गुट थे सब ने सुभाष चंद्र को वोट दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को जिताना चाह रहा था जनता को। भाई जनता का समर्थन करोगे ना तो गांधी अच्छा हो सकता है, अल्पसंख्यकों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए हो सकता है, हिंदुओं के लिए हो सकता है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के लिए तो अच्छा नहीं था। उसी बोस ने फादर ऑफ द नेशन की उसको संज्ञा दी है। जो लड़कर आ रहा है दुनिया से साम्राज्यवाद के खिलाफ, जिसको अब सरकार और ज्यादा रिवाइवल कर रही है, तो आइडियलिस्टिक सिचुएशन एक मोरल सिचुएशन होती है। आइडियलिस्टिक सिचुएशन या आदर्शवाद एक गुड स्थिति होती है, एक नेचुरल स्थिति होती है, बाई नेचर होती है। व्यक्ति स्वभाव से तो ऐसा ही प्राणी होता है, पर व्यक्ति के मन में जब लालच आता है, ग्रीडी आ जाती है, उसको पता लग जाता है, उसको पता है सही और गलत क्या है। वास्तव में हर आदमी को पता है। जो अपराध करता है उसको पता होता है कि मैं अपराध करूंगा या जो गलत करूंगा वो गलत है, पता होता है उसको। वरना तो हमेशा ऐसा करता हूं, ऐसा क्यों है? तो ऐसा करते हुए क्या हो गया? अब वो क्रिमिनल हो गया। जैसा है आज जज का जजमेंट था, 4 साल की बालिका से दुष्कर्म किया, ऐसे पापी की रूह का आप जानी चाहिए, कांटा भी लग जाता है, बुढ़िया को दर्द होता है, और उस आदमी मार गया। पर ये आइडियलिस्टवाद के अलग सिचुएशन है। उसको भी पता है उसने क्या किया है, हकीकत भी पता है उसको। कहते हैं, प्लेटो कहता है आत्मा की आवाज सुनो। आत्मा की आवाज क्या है? हर व्यक्ति ये जानता है कि सही और गलत क्या है। हर व्यक्ति ये जानता है सही और गलत क्या है, तो फिर वो गलत क्यों करता है? जानने के बाद भी करता है। जो गलत करता है वो आइडियलिस्टिक स्टेटस नहीं है, वो आदर्शवादी परिस्थिति से अलग होती है। लिखो इसमें, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आदर्श प्राकृतिक नैतिक, आदर्श प्राकृतिक नैतिक और मानवीय स्वभाव के अनुकूल संस्था होती है। और मानवीय स्वभाव के अनुकूल संस्था होती है। कंटिन्यू। राज्य के द्वारा हमेशा, राज्य के द्वारा हमेशा या सदैव, हमेशा व्यक्ति की भलाई में ही कार्य किया जाता है। राज्य के द्वारा हमेशा व्यक्ति की भलाई या व्यक्ति के हित में ही कार्य किया जाता है। अर्थात राज्य केवल अच्छे कार्य करता है। अर्थात राज्य केवल, केवल शब्द बन रही है, केवल
अच्छे कार्य करता है। कंटिन्यू। राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु राज्य और व्यक्ति एक दूसरे के पूरक होते हैं, परंतु राज्य साध्य और व्यक्ति उसका साधन होता है। अंडरलाइन कर देना, साध्य साधन दो तीन बार। राज्य साध्य और व्यक्ति उसका, यानी राज्य का, और व्यक्ति उसका साधन होता है। अब देखो इसका मतलब है, इसमें जहां भी है आदर्शवाद के रूप में, कि यह प्राचीन चिंतन से शुरू होता है और वर्तमान तक भी दार्शनिक चिंतकों का यह मुख्य विषय रहा है। इसकी मूल भावना क्या है? मूल भावना यह है कि राज्य क्या करता है? राज्य केवल अच्छे कार्य करता है। तो प्रकृति कैसी है उसकी? आदर्शवादी, केवल बुरे कार्यों का नाम नहीं लिया है। जब राज्य, इसका राज्य जो भी कार्य करेगा बुरा है तो भी वो अच्छा ही है, बुरा हो ही नहीं सकता ना। इसका मतलब तो कि केवल अच्छे कार्य कर सकता है तो बुरे कार्य करता ही नहीं। इसलिए राज्य अच्छे कार्य करता है तो राज्य सर्वोच्च है। और राज्य क्या है? साध्य। तो राज्य जो भी करेगा अच्छा ही करेगा, आपके हित में ही करेगा, बुरा कर ही नहीं सकता। तो राज्य का कोई भी विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि राज्य आपके लिए ही राज्य है, आप ही राज्य हो। व्यक्ति और राज्य के एक दूसरे के पूरक है। तो मतलब व्यक्ति का बड़ा स्वरूप ही क्या है? राज्य है। तो जो व्यक्ति खुद ही राज्य है तो राज्य का विरोध कैसे करोगे? अगर आप विरोध करोगे तो आप अपने खिलाफ विरोध करोगे। जब रूसो आगे चलकर ये कहता है एक जगह कि साहब, जब लेवियाथन से बुरा उसको माना जाता है तो उसके सिर ही नहीं था, जो रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सिर नहीं, हेड नहीं होता है। जब आप हॉब्स को, लेवियाथन को कट्टर बताते हो तो रूसो का उससे भी कट्टर था, न केवल प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का परंतु निरंकुश तानाशाही का भी समर्थन था। क्योंकि उसने ये कहा कि जब आप इच्छाओं का डिवीजन करते हो, तो जब सामान्य इच्छा का डिवीजन करोगे जनरल विल का, तो एक्चुअल विल और आइडियल विल होगी। आदर्श इच्छा क्या है? सबके लिए है। एक्चुअल इच्छा क्या है? आपकी इच्छा है। लेकिन हर व्यक्ति में एक आदर्श इच्छा होती है। आदर्श इच्छा सबकी नहीं है। आदर्श इच्छा का जो भाग है वही जनरल इच्छा है। स्वार्थ तो, मेरी एक्चुअल विल तो क्या है? मैं पैसा चाहता हूँ, आप पढ़ना चाहते हो, नौकरी चाहते हो, मान लो ये स्वार्थ की इच्छा है, एक्चुअल विल है। जनरल विल क्या है? कि सबका भला होना चाहिए। तो सबका भला होना चाहिए, आपका, मेरा वो नहीं हो, आपका भला होना चाहिए। मान लो मैं ऐसा सोचता हूँ तो मेरी वह इच्छा जो सब पर लागू होगी, तो वह इच्छा क्या है? मेरी अकेले की इच्छा है, परंतु वो बाकी 99 लोगों का भला चाहता है। तो यह इच्छा उसकी क्या है? सामान्य इच्छा है। और जब आपने एक बार सामान्य इच्छा कन्वर्ट कर दी तो अब आप पीछे हटोगे। मान लो मैं कहूँगी ये गलत है, तो मेरे से पलट कर क्या जवाब आएगा? कि आपने ही कहा था। तो इसका मतलब मैंने कहा था तो क्या हो गया? जब सरकार को मैंने समर्थन दे दिया तो सरकार कुछ भी करेगी। हाँ, आपने तो जिताया था भाई। ये हो गया ना कि मोदी बुरा है तो आपने क्यों जिताया भाई? कि मैंने तो नहीं जिताया, तो ज्यादातर लोगों ने जिताया होगा। तो बहुमत उसका है। तो एक व्यक्ति, यहाँ पर वो अलग बहुमत के बराबर नहीं है, अधिकांश लोगों की भी नहीं है। हर एक व्यक्ति की इच्छा आदर्श इच्छा होगी, और वही आदर्श इच्छा क्या होगी? सामान्य इच्छा होगी। इसलिए सामान्य इच्छा का आप प्रतिवाद नहीं कर सकते। एक बार अगर आपने त्याग कर दिया सभी अधिकारों का तो आपको मिलेगा क्या वापस? हालांकि उसने कहा सब कुछ आपको ही वापस दे दिया गया, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं मिला कुछ नहीं था। होश में एक अधिकार था, जीवन की रक्षा का अधिकार। रूसो तो कह रहा है वो अधिकार भी आपका जा चुका है, क्योंकि राज्य के बिना आप कुछ हो ही नहीं, आपने तो त्याग कर दिया सबका। लिखो इसको, नेक्स्ट लाइन चेंज करके। प्लेटो के अनुसार लाइन टू लाइन, प्लेटो के अनुसार राज्य व्यक्ति का ही वृहद स्वरूप है या विस्तृत स्वरूप है। राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत स्वरूप है। अर्थात राज्य, अलग अलग कोटेशन पर मिला के हुआ, अर्थात राज्य साहबबूत या बबूल साहबबूत के वृक्षों से, अर्थात राज्य साहबबूत के वृक्षों से
या चट्टानों से जन्म नहीं लेता है, या चट्टानों से जन्म नहीं लेता है, अपितु वह उन लोगों से बनता है, अपितु वह उन लोगों से बनता है जो उसमें निवास करते हैं, अपितु वह उन लोगों से बनता है जो उसमें निवास करते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है, दोनों प्रश्न पूछे गए, दोनों ध्यान रखना, प्लेटो कथन है। प्लेटो ये कहना चाह रहा है आदर्शवाद क्या है कि जो राज्य आपको दिखाई देता है वो क्या है, व्यक्ति। इसका मतलब क्या है, व्यक्ति का बृहद, तो व्यक्ति छोटा हो गया अपने आप में। इसका मतलब मान लीजिए कि राज्य की उसने शरीर से संख्या दी है, बॉडी है। अब वो कह रहा है ये हाथ है, तो शरीर से हाथ को अलग कर दो। विज्ञान के अनुसार कुछ समय तक रहता है, लेकिन यहाँ राजनीति विज्ञान की दृष्टि से अगर हाथ को काट दोगे तो बॉडी, हाथ मूवमेंट नहीं करेगा, तो हाथ का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति क्या है, इतना ही छोटा सा पार्ट है। राज्य तो पूरा है, तो व्यक्ति क्या है, छोटा। तो व्यक्ति का बड़ा स्वरूप क्या है, राज्य। तो पूरी बॉडी तो राज्य हो गया, और बॉडी के छोटे छोटे पार्ट से वो व्यक्ति, राज्य क्या है, राज्य के क्या है, सदस्य हैं। अब क्या है, व्यक्ति का बड़ा स्वरूप भी राज्य है, तो व्यक्ति छोटा है, राज्य बड़ा है। तो छोटा आगे है, बड़े की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। राजनीति विज्ञान की परिभाषा में तो आप ब्रेन ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बात सही है, बुद्धि ज्यादा महत्वपूर्ण है, ताकत कम महत्वपूर्ण है। लेकिन राजनीति विज्ञान ये कह रहा है कि व्यक्ति से विस्तृत स्वरूप है चिंतन में, इसलिए राज्य व्यक्ति का बड़ा स्वरूप है। अब अगर आप राज्य का विरोध करोगे तो किसका विरोध कर दिया आपने, अपने आप का विरोध कर दिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा कि फिर राज्य आता कहां से है, राज्य मतलब राज्य बनेगा इसका। राज्य शाहबलूत के वृक्षों से जन्म नहीं लेता, चट्टानों से भी जन्म नहीं लेता, वह व्यक्ति से जन्म लेता है। इसका मतलब राज्य स्वाभाविक है, इसका मतलब राज्य बाय नेचर, व्यक्ति के स्वभाव में ही राज्य है। तो इसका मतलब व्यक्ति राज्य को क्या करता है, राज्य को व्यक्ति पसंद करता है, इसलिए राज्य है। तो जब आप राज्य व्यक्ति को पसंद करते हो, तो जिसको पसंद करते हो उससे गणना कैसे कर सकते हो, उससे गणना नहीं कर सकते। तो पसंद करते हो, इसका राज्य किसकी इच्छा का परिणाम हुआ, व्यक्ति की इच्छा का परिणाम हुआ। नेक्स्ट लाइन, अरस्तु के अनुसार राज्य ग्रामों का समूह है, राज्य ग्रामों का समूह है, और ग्रुप ऑफ विलेजेस, राज्य ग्रामों का समूह है और राज्य एक पूर्ण समुदाय है। पूर्ण समुदाय से अंडरलाइन करो, काफी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आया है यहाँ से। और राज्य एक पूर्ण समुदाय है, फुल कम्युनिटी, पूर्ण समुदाय है। नेक्स्ट लाइन, राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है, राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है, राज्य सदजीवन के लिए अस्तित्व में आया है, और सदजीवन को यानी गुड लाइफ, सदजीवन को बनाए रखने के लिए ही विद्यमान है, और सदजीवन को बनाए रखने के लिए ही विद्यमान है। एक लाइन और राज्य व्यक्ति से पहले है, राज्य व्यक्ति से पहले है। अब देखो, हालांकि जब अरिस्टोटल पढ़ाएंगे आपको वेस्टर्न थॉट में, तो वो विस्तार से आएगा। यहाँ एटलिस्ट थ्योरी में प्लेटो ने कहा, कि अरिस्टोटल कह रहा है, यूनानी सभ्यता भारत की बात करेंगे। अरिस्टोटल जब ये कह रहा है कि राज्य क्या है, राज्य छोटे छोटे गांवों का एक समुदाय है। यूनानी सिटी स्टेट कहा ना, तो ग्रामों का समुदाय, तो ग्राम राज्य का क्या हो गया, हिस्सा हो गया। अब जो ग्रामों का समूह है, तो जो समूह का हिस्सा है, समूह में ग्रुप बड़ा हो गया, मान लो छोटे छोटे ग्रुप है, एक सबका बड़ा क्या है, समूह, इसका तो नाम क्या, राज्य है। ये छोटे समूह है,
तो छोटा समूह कभी बड़े समूह का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए कह रहे हैं जैसे अर्थव्यवस्था में आगे चलकर इसमें कहता है कि अर्थव्यवस्था में जैसे मुद्रा होती है ऐसे ही व्यक्ति के शरीर में आरबीसी होती है, जो रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, ऐसी रेड ब्लड सेल्स होती है, ऐसी ही राज्य में क्या है ये छोटे छोटे समूह होते हैं। तो ये शरीर से अपने मान लो डब्ल्यूबीसी आरबीसी विरोध थोड़ी कर सकती है, अपना नहीं कर सकती। तो इसलिए कह रहा है कि वे वास्तव में क्या है ग्रामों का समूह है खुद अपने आप में। एक बात तो समूह है ये बात, और दूसरी बात कि जो राज्य है खुद अपने आप में क्या है पूर्ण समुदाय। ये कॉम्प्लेक्स प्रश्न पूछा गया किस विचारक और चिंतक ने राज्य को फुल कम्युनिटी कहा है। तो फुल कम्युनिटी का मतलब था समुदायों का समुदाय। एक प्रश्न तो ये है, लेकिन समुदायों का समुदाय या पूर्ण समुदाय कह रहा है कि फुल कम्युनिटी किसको माना जाएगा, राज्य को माना जाएगा, क्योंकि और तो बाकी छोटे छोटे समुदाय हैं। तो समुदाय का समुदाय समूह नहीं है, ये राज्य है जिसको पूर्ण समुदाय कहा जाता है। दूसरा वो कह रहा है कि राज्य आया क्यों, इमर्ज क्यों हुआ। आइडियलिस्टिक थ्योरी है, राज्य इसलिए नहीं आया कि राज्य को स्वार्थ था। जैसे आगे चलकर आप मार्क्सिस्ट थ्योरी में पढ़ोगे कि राज्य क्यों आया, तो उसने विरोध किया राज्य इसलिए आया क्योंकि राज्य पैसे वालों के लिए आया, गरीबों के लिए राज्य था ही नहीं। जब आदिम अवस्था थी तो राज्य नहीं था। कार्ल मार्क्स ये कहता है राज्य तो तब आया जब दास और स्वामी आपने बनाए, जब आप जंगल में रहते थे, कपड़े नहीं होते थे, आदि मानव थे, जमीन नहीं थी, जानवरों को मारकर खाते थे, आग का आविष्कार नहीं हुआ, पहिए का आविष्कार नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं था राज्य क्या है। जैसे ही आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, खेती बाड़ी की जाने लगी, तो आपने जमीन के टुकड़े को घेर कर कहा कि दिस इज माय लैंड, मेरी जमीन है, मेरा खेत है। जब आपने ऐसा कहा तो फिर ये जानवर मेरे हैं, ऐसे सब लोगों ने कहा। जब सब लोगों ने ऐसा कहा तो किसी न किसी भूखंड को आपने अपना मान लिया। तेरे मेरे की भावना, ये आपकी जमीन है, मेरी जमीन है, तो तेरे मेरे की भावना जो दोस्तों आगे चलकर कहता है इनइक्वालिटी कैसे जन्म लेती है, विज्ञान और तकनीक के कारण। कार्ल मार्क्स कहता है जैसे ही मैंने ये कहा तो सारी जमीन पर तो मैं खेती कर नहीं सकता, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे लोग चाहिए। ट्रैक्टर तो है नहीं उस समय, मुझे लोग चाहिए। तो लोगों को मैंने क्या बनाया, गुलाम बनाया, क्योंकि बाकी बेचारों के पास जमीन रही नहीं। तो ऐसे कैसे हो सकता। आज हम सोचें कि किसी के पास जमीन है ही नहीं, किसी के पास 100 बीघा जमीन है, किसी के पास 5 बीघा जमीन, ऐसा क्यों है। जमीन तो सबके पास होनी चाहिए ना। जब अंग्रेज चले गए जमीन तो लेके गए नहीं, और भारत के पीछे रहे तो संख्या तो कम थी, जनसंख्या उस आज बढ़ी है ना आबादी, तो सबके पास जमीन क्यों नहीं है। और जमीन तो ऐसे ही पड़ी थी, मैं छोटा था, मैं सोचता था खूब जमीन पड़ी है तो खूब जमीन ऐसे सबके लिए नहीं पड़ी, अभी भी पड़ी है, जिसको गोचर जमीन कहते हैं। ज्योतिर्मय में ये जमीन कैसे पड़ी है, हमारे पास जमीन मान लो कम है, मैं सोचता हूँ कि इस जमीन को क्यों नहीं जोत लेते। अब राज्य कहता है मेरी जमीन है, राज्य ने नहीं कहा मेरी जमीन है, तो भाई हमारी जमीन कहाँ गई, ब्रिटेन के लोग ले गए आपके दादा की जमीन, लेकिन ले कहाँ गए जमीन, तो यही थी दादा ने कहा जमीन पड़ी रहती, मुझे क्या जरूरत है, मना कर दे, इसलिए जमीन है नहीं अपने पास। तो तेरे में इसलिए कह रहा है कि गुड लाइफ स्टेट किस लिए आया, अच्छे जीवन के। किसका अच्छा जीवन, राज्य का तो अच्छा जीवन ही है खुद का। तो उसने कहा आपके लिए आया राज्य, आपको अच्छा जीवन देने के लिए राज्य आया, एक तो आ गया। और अब राज्य है क्यों, भाई आपने कहा राज्य क्यों आया, तो बताया कि इसका जवाब ये राज्य है क्यों, समाप्त क्यों नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा कि गुड लाइफ को मेंटेन रखना चाहता है। अगर राज्य नहीं रहा, तो मैंने लिखा है ना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। आप सड़क पर नहीं चल सकते, कपड़े नहीं पहन सकते, संपत्ति नहीं रख सकते, घर में नहीं रह सकते। राज्य नहीं होगा तो लोग कपड़े छीन ले जाएंगे आपके, कहते हैं कपड़े फाड़ना, तो न केवल मकान तोड़ के ले जाएंगे, जैसे कल लूट हुई ना। तो ऐसे राज्य नहीं हो तो सोचो आप क्या हो, राज्य नहीं हो तो अपने से यहाँ से लैपटॉप सब ले जाएंगे लोग यहाँ से, कि कहाँ बैठे चोर हो जाएगा ना, अराजकता जिसको कहते हैं। जो हॉब्स कह रहा है कि राज्य की पहले की अवस्था जिसमें ताकत है वो काम करेगा। तो ग्रेट खली जिसने बीजेपी की सदस्यता ले ली, वो तो मारेगा 5-7 लोगों को। या जिसके पास बंदूक है, माओ कहता है शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, वो मार देगा। तो लोग आपस में लड़ेंगे, लिटरली ऐसा ही है मानव का स्वभाव। जैसे मान लो कि कल हम जा रहे थे चौराहे पर, लाइट बंद होगी, पुलिस वाला था नहीं, तो साहब वो चौराहे आधा घंटा लग गया। क्यों लग गया, आगे जब हम निकले चौराहे से, ऐसा क्यों हुआ, उसने कहा मैं जाऊंगा, इन्होंने कहा मैं जाऊंगी पहले, इन्होंने कहा मैं जाऊंगी, साहब सीताराम ने कहा मैं जाऊंगा पहले, जाओ कौन जाएगा पहले। तो जिसको जैसे जैसे समय मिला चलते गए और पूरी रोड को जाम कर दिया। पुलिस वाले आए, कंप्लेंट दी हमने निकलने के बाद, तब वो आए पुलिस वाले, फिर पुलिस वाले ने रोका ना, पुलिस ने कहा कहीं नहीं, सीताराम में जाओ, नहीं जाइए, इसको रोक दिया। मेरे को कहा आप भी नहीं जाओ, यही रुक जाओ, रुक गया। फिर तीसरे को कहा तू भी कहीं नहीं जाएगा, चौथे को कहा तू जा पहले, उसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर इसको निकाला, ऐसे करके उन्हें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, तो गुड लाइफ क्रिएट की, इसलिए राज्य बना। एक तीसरा जो कोटेशन है कि राज्य व्यक्ति से पहले आया, तो इतिहास क्रम में तो व्यक्ति पहले आता है, क्योंकि व्यक्ति आएगा नहीं तो राज्य कहां से बनेगा।
चाहे ट्राइबल मूवमेंट हो, चाहे यूरोपियन राज्य हो, कैसे राज्य व्यक्ति आता है, लेकिन अरिस्टोटल कह रहा है थॉट, चिंतन करो, आप चिंतन करो, क्योंकि लॉजिक ऐसे लॉजिक से नहीं आएगा सब। आप सोचो, दिमाग में सोचो, क्या सोचो कि राज्य आया कहां से? राज्य व्यक्ति के मस्तिष्क से आया है, उसका कहना है। तो चिंतन की प्रक्रिया में राज्य पहले आया, विकास की प्रक्रिया में चिंतन की प्रक्रिया में राज्य पहले आया, विकास की प्रक्रिया में आदमी पहले आया। पहले व्यक्ति का जन्म हुआ होमो सेपियन का, फिर कबीला राज्य बने, फिर गांव बने, धीरे धीरे गांव का समूह राज्य बना। परंतु चिंतन के थॉट में व्यक्ति ने पहले राज्य के बारे में सोचा, तो राज्य पहले आया, वो ये कह रहा है। कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अरिस्टोटल एक थॉट थिंकर्स है और अपन सामान्य आदमी है, इसलिए समझ नहीं पा रहे। नेक्स्ट लाइन, कांट के अनुसार, इमानुएल कांट के अनुसार, फिलोसोफर था इमानुएल, ई कांट या कांट के अनुसार राज्य नैतिकता की सर्वोच्च स्थिति है। राज्य नैतिकता की सर्वोच्च स्थिति है। देखो, कांट ने तो ये कहा कि राज्य क्या है? अच्छा जिसको आप कहते हो वो स्टेट है। जब स्टेट अच्छा तो स्टेट का कहना मानोगे। उसका दूसरा सपोर्टर नीत्शे था। नीत्शे ने कहा राज्य जब कुछ भी कहे तो राज्य के सामने सिर झुकाकर नतमस्तक करके आपको राज्य की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि नीत्शे कह रहा आप नहीं मानोगे तो क्या करेगा राज्य? राज्य के पास लाठी है ना, वो आपको मारेगा। इसलिए राज्य कह रहा है लड़ाई हो उससे पहले आप कह दो कि हाँ आप जो कहते हो वो मानने को तैयार है। पुलिस में ये सही तो होता, रिमांड जब लेते हैं भाई, या तो आप कह दो कि आपने चोरी की, जो भी मान लो, कुछ झूठा सच कुछ भी मान लो, आप मान जाओ तो बहुत कम लोग है ना समझ को। ये रेप का केस में होगा, ऐसे मूवी में हो सकता है कि लट लग रहे हैं वो ना बता ही नहीं रहा, यहाँ तो बताना पड़ेगा ना। दर्द होता है शरीर, दर्द होता है साहब। 5 दिन रिमांड लिया, उसके बाद बताया नहीं, बताएंगे ना पैसे कहाँ गए, किस किस से पैसे लिए, पेपर कब खोला, बताया पहले तो किसी ने नहीं बताया। चाबी किसके पास थी, बताया ना चाबी किसके पास थी, लट लगे तब साहब फौजदार के पास थी। तू कहाँ गया था, चाबी तेरे पास थी, तो साहब ने को कहा कि चाय पिया थोड़ी देर ऐसे किया। उसको बेचारे को यही कहा कि उसको बताया नहीं क्या होगा कि पेपर ट्रांसफर करने हैं। तो उसका तो ठीक है भाई, तो ना जा सुरेश था मान लो ना, सुरेश चाय लिया, सुरेश चाय लाने चला गया, पीछे से पेपर चोरी कर लिए। तो सुरेश को तो पता ही नहीं चला ना, सुरेश भी लपेटे में आ गए और लोग भी आ गए। धीरे धीरे 600 लोगों के आसपास को एसओजी ने पकड़ा है लोगों को, तो सबको रिश्तेदार जो भी, तो धीरे धीरे कड़ी छूटती गई ना। ऐसे में पिटाई होती है तब बताता, तो पहले ही बता दो भाई किस किस को पकड़ा आपने, किस किस को पेपर दिया, बता दो किसको 11 में बेचा, 5 में बेचा, जो भी बेचा। तो राज्य ऐसा करता है। इसलिए नीचे कहता है राज्य नैतिकता का है, वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। इसलिए आप, क्योंकि राज्य लास्ट में कोर्ट ही तो तय करेगा, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही कह दो कि आप जो कह रहे हो मानने को तैयार नहीं, मैंने चोरी की, ऐसा ऐसा किया। सच बता दो तो पिटाई होगी नहीं। नेक्स्ट, हेगेल के अनुसार, लिख लोगे, हेगेल जिसको कहते हैं HEGEL, हेगेल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर, राज्य पृथ्वी पर, धरती पर, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है। नेक्स्ट लाइन, राज्यवाद और प्रतिवाद, राज्यवाद, प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति से, द्वंद्वात्मक पद्धति से जन्म लेता है। राज्यवाद और प्रतिवाद और संवाद की द्वंद्वात्मक पद्धति से जन्म लेता है, अर्थात फैमिली, परिवार वाद है, समाज प्रतिवाद है, या समाज या नागरिक समाज, समाज
या नागरिक समाज प्रतिवाद है और राज्य संवाद है। तो एक डायलेक्टिक मेथड होता है जब उसका यूज करेंगे, कार्ल मार्क्स में आपको पढ़ाएंगे, हीगल में भी। हीगल ये कह रहा है कि राज्य क्या है, पहली बात तो कि उसने भगवान बना दिया उसको, कि राज्य भगवान आया है धरती पर आया है। भगवान कहाँ रहता है बता रहा, पता नहीं कहाँ रहता है, वह धरती पर आया और घूम रहा है। तो अब धरती पर घूम रहा है, उसका नाम क्या है, राज्य। तो राज्य केवल जर्मनी में थोड़ा है, जर्मनी विचारक है, पूरी दुनिया में जहां जहां भी राज्य है वो सारे के राज्य कौन है, राज्य भगवान, स्टेट गॉड है, डिवाइन थ्योरी। इसमें आगे आदर्शवाद में कि राज्य भगवान होता है, राजा भगवान होता है, देवता की संतान होता है, डिवाइन थ्योरी जो मनुस्मृति में कहा गया। तो ऐसे वो भी कह रहा है कि राज्य क्या है, भगवान है। अब राज्य भगवान भ्रमण कर रहा है तो आपकी ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि भगवान को प्रणाम करें, उसका आशीर्वाद लें, उसकी बात माने, आप स्वीकार करें। अब वो कह रहा है दूसरा कि राज्य विकसित कैसे हुआ है, कि आप फैमिली क्या है, रक्त संबंधों से परिवार बनता है, महिला और पुरुष के संबंधों से जब बच्चे का जन्म है परिवार बना, इस परिवार से दूसरा परिवार, तीसरा परिवार, बहुत से परिवार, इन परिवारों से क्या बनता है, समाज बनता है। ये मूल अवस्था है। इसके अपोजिट में क्या है, प्रतिवाद की अवस्था है। कार्ल मार्क्स इसको डिफाइन करेगा अलग तरीके से, विचार है, आइडिया है केवल। कार्ल मार्क्स भौतिक स्थिति में कह रहा है कि गेहूं का बीज है, धरती में आपने बो दिया, ये धरती है, धरती के नीचे बोया ना, ये ऐसी अवस्था है। गेहूं का पौधा उसके विपरीत जाता है जिंगजेंग के रूप में, जेड जिसको कहते हैं जिंगजेंग थ्योरी में। धरती का पौधा ऊपर जाता है, फिर उस पौधे की बालियां आती है, गेहूं की बालियां हैं, और फिर बालियां प्रस्फुटित हो जाती हैं, टूट जाती हैं, तो गेहूं के दाने अपन तो काट लेते हैं, तब की बात है, अगर छोड़ दोगे उसको तो बाली टूट जाती है, और गेहूं की बाली टूटने के बाद दाने धरती पर बिखर जाते हैं। फिर आपने कुछ नहीं किया, फिर से बरसात आई, मिट्टी उड़ी, बीज के ऊपर गिरी, फिर से बीज नीचे, जड़ें नीचे जाएंगी, पौधा ऊपर आएगा, दोनों एक दूसरे की अपोजिट स्थिति में, फिर से पौधा बनेगा। तो जो बीज आया है वो मूल अवस्था का ही परिणाम है। तो वाद परिवार है, परिवार से नागरिक समाज बना, नागरिक समाज से क्या बना, राज्य। क्या राज्य में परिवार है या नहीं है भाई, गेहूं का पौधे से नया गेहूं बनेगा, गेहूं है या नहीं है, गेहूं तो है ना। अब कह रहा है कि परिवार का ही बड़ा रूप क्या है, राज्य है। तो परिवार संगठन, इसका मतलब पूरे परिवार, आप, आपकी पत्नी और आप बच्चे, ये आपकी छोटी फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली है, इस फैमिली का बड़ा रूप राज्य है। अब आप परिवार का विरोध कैसे करोगे, नहीं कर सकते। तो परिवारों का समूह नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी है, और सिविल सोसाइटी का समूह स्टेट है, राज्य है। इसलिए राज्य के लिए ही सब कुछ। भाई आप क्यों कर रहे हो, हीगल ये कह रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हो पूरी दुनिया में अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ये इसका कहना है। जब आप परिवार के लिए कर रहे हो तो राज्य भी आपका परिवार ही है ना, तो राज्य के लिए करो आप। भाई आपको बच्चों को बचाना है जानवरों से, तो आप मरने के लिए तैयार हो। चोर लूटे रहते तो बच्चे को बचाने के लिए तैयार हो। जैसे स्टोरी में है कि साहब महिला ने उस बालिका को बचाने के लिए उनका मुकाबला नहीं किया, उसके हाथ बांध दिए, ऊपर टेप लगा दी, उस बालिका की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और लूट कर चले गए। आप बचाना चाहते, मर जाने देते उसको, क्यों बचाया आपने, क्योंकि वो आपका क्या है, परिवार है। आप धन के लिए परिवार को बचा लिया आपने। तो राज्य भी क्या है, आपका परिवार। इसलिए हीगल ने कहा कि राज्य के लिए अगर आप मर जाते हो तो आप परिवार के लिए मर गए। जो सैनिक है शहीद हो रहा है, किसके लिए शहीद हुआ, राज्य के लिए हुआ। लेकिन हीगल कह रहा है राज्य के लिए नहीं हुआ, किसके लिए शहीद हुआ, अपने परिवार के लिए शहीद हुआ। जाते मत कैसे मरते, शहीद होते नहीं आप, हालांकि मरते तो फिर भी आ जाते, परंतु वो मरते उस लिए नहीं है, परिवार के लिए। ऐसा तो है नहीं कि साहब मुकेश अंबानी का बेटा फौज में सीआरपीएफ में बॉर्डर पर खड़ा है, ऐसा तो संभव है नहीं, किसी की मतलब संभव नहीं है। पैसे वालों के बेटे खड़े, ऐसा संभव नहीं है। जिनके पास कुछ नहीं, बेचारे गरीब, वही किसान मारेदार है, उन्हीं के बेटे वही तो फौज में है, और कौन है, बहुत कम 100 को छोड़कर बाकी ऐसा है नहीं। ऑफिसर लाइन अलग है, बाकी जीडी जो आपका है वो पूरा का पूरा देश के गरीब लोगों से भरा हुआ है। इस तरह से वो परिवार और समाज और राज्य बनता है। इसलिए वो कह रहा है कि राज्य का विरोध आप कभी भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, मनुस्मृति में राज्य को देवता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। मनुस्मृति में राज्य को देवता के रूप में अभिव्यक्त किया गया है।
अर्थात मनु के अनुसार राजा, अर्थात मनु के अनुसार राजा देवता की संतान होता है। अर्थात मनु के अनुसार या मनु का राजा देवता की संतान होता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस देव राजा के आदेश की पालना करनी होगी। प्रत्येक व्यक्ति को इस देव राजा, देवता रूपी राजा, देव राजा के आदेश की पालना करनी होगी। नेक्स्ट लाइन। इसी के साथ मनु और कौटिल्य दोनों ने, मनु कौटिल्य शुक्र तीनों ने, मनु कौटिल्य और शुक्र तीनों ने, इसी के साथ मनु कौटिल्य और शुक्र तीनों ने सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से, सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से, सप्तांग सिद्धांत के माध्यम से राज्य के आंगिक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत, ऑर्गेनिक थ्योरी, या जैविक सिद्धांत का समर्थन किया है। राज्य के आंगिक सिद्धांत या आणविक सिद्धांत या जैविक, बायोलॉजिकल थ्योरी, जैविक सिद्धांत का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि सप्तांग थ्योरी, ऑर्गेनिक थ्योरी प्लेटो ने भी समर्थन किया है। वो कह रहे हैं कि जो राज्य है वो एक पूर्ण रचना है और व्यक्ति उसके हाथ के समान, पैरों के समान, अंगुलों के समान छोटे अंग हैं। यहाँ भी आंगिक सप्तांग सिद्धांत थोड़ा तो वो तो याद होगा आपको, सेवन। उसका मतलब है कि राज्य एक शरीर है, इसका मतलब, और उसके 7 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। जो राजा होता है वो हेड होता है, उसका ये मानना है। जो उसके मंत्री अमात्य होते हैं वो आँख होते हैं या कान होते हैं, सुवर्द होते हैं, मित्र होते हैं, मुख होता है, राजकोष होता है, और ऐसे उसकी भुजाएं होती हैं और जंघाएं होती हैं। इस तरह से राज्य की एक संरचना होती है, उदर होता है। 7 अंग होते हैं, आंगिक अंगों का सिद्धांत है। आणविक अणु होते हैं, इसका मतलब जैसे गोल होती है, न्यूक्लियर होता है, वैसे एक अणु है, उसी से सारे जुड़े हुए हैं नाभिक संलयन की क्रिया के माध्यम से। और बायोलॉजिकल के अनुसार राज्य एक जीव है, क्योंकि राज्य जीव के लिए आगे चलकर जब ब्लंसली की बात करते हैं तो ब्लंसली ये कह रहा है कि जो चर्च है वो महिला है और जो राज्य है वो पुरुष है। अब इसका मतलब है कि आदमी हो गया ना राज्य, इसका मतलब। हालांकि वो जब आप फेमिनिस्ट थ्योरी पढ़ोगे, नारीवादी सिद्धांत, तो सही है कि ब्लंसली को काउंटर किया जाएगा कि इसका ताकत तो आपने रख ली, कमजोर किसको दे दी? महिला को। इसलिए आप नारीत्ववादी सिद्धांत के समर्थक हो। ताकत इसका मतलब, उसका मतलब पावर से रख लिया आपने, और महिला को आपने ना नॉन या पावरलेस बना दिया। चर्च का मतलब था उससे पहले शक्तिशाली थी चर्च, लेकिन ब्लंसली जब कह रहा है तब तक चर्च कमजोर हो जाती है, राज्य क्या हो जाता है? शक्तिशाली हो जाता है। सब कुछ राज्य के द्वारा डील किया जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि इसको संज्ञा दी गई है, तो इस सिद्धांत का समर्थन किया। लास्ट नेक्स्ट लाइन लिखो। जेके जर्मन विचारक जेके ब्लंसली के अनुसार, जर्मन विचारक जेके ब्लंसली के अनुसार, जर्मन विचारक जेके ब्लंसली के अनुसार, ब्लंसली BLUNT, जर्मन नाम है ना, हिंदी में ब्लंसली कह सकते हैं। ब्लंसली के अनुसार राज्य पुरुष के समान है और चर्च महिला के समान है। राज्य पुरुष के समान है और चर्च महिला के समान है।
इसका मतलब है कि यहाँ भी ये बताने को अभिव्यक्त किया जा रहा है। तो राज्य क्या है? एक शरीर है, इसका मतलब ये हो गया। और चर्च से कोई लेना नहीं ज्यादा। राज्य एक शरीर है, इसका मतलब राज्य एक बॉडी है, राज्य एक अंग है, राज्य एक अणु है, राज्य एक जीव है। जीव हो गया, इसका जिंदा है राज्य। तो राज्य जिंदा है तो राज्य के खुद के अधिकार है, राज्य को बोलना आता है, राज्य की आंखें भी हैं, राज्य आपको देखता भी है। तो आप जीव का विरोध नहीं कर सकते, और आप तो इस जीव के क्या हो? छोटे से हिस्से हो। इसलिए शरीर, इसका शरीर का मतलब है जैसे मेरा माइंड आदेश देता है कि हाथ को इधर करना, पढ़ा रहा हूं ना आपको, ऐसा तो है नहीं हाथ इधर जा रहा है पढ़ा इधर रहा हूं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरा माइंड कहता है तो मैं इसका ढक्कन खोलता हूं, लिखता हूं ना, तब आपको सुनाई नहीं देता कि मेरे माइंड पे कमांड मिलती है ना इसको। जैसे मैं टाइम हो गया तो मैं बंद कर दूंगा सिस्टम को, ये क्या है? इसका मतलब शरीर जो है उसका आदेश मान रहे हैं हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं। तो आपको भी क्या करना है? राज्य के आदेश का विरोध नहीं करना है। आप नहीं कर सकते विरोध, क्योंकि आप एक ही जीव संरचना के हिस्से हो। आपका उस जीव से अलग होने के बाद कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए सारे मिलकर इनकी सबकी जो रणनीति है वो यही है कि राज्य की प्रकृति कैसी है? अच्छी है। राज्य स्वाभाविक संस्था है, देवी संस्था है, आणविक संस्था है, गुणवान संस्था है, आदर्शवादी संस्था है, लेखिक संस्था है, और राज्य कभी भी बुरा काम करता ही नहीं है, और राज्य व्यक्ति से हमेशा बड़ा होता है। नंबर 2 कल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट 2 लिख लो। यंत्रवादी सिद्धांत। मैकेनिज्म थ्योरी ऑफ स्टेट। यंत्रवादी, जिसको समझौतावादी कहते हैं, यंत्रवादी सिद्धांत।